बिल्कुल। चरण ने कंधे उचकाए और अपनी मांग बताई, मेरे लिए सटीक ड्राइंग टूल्स तैयार करो और मैं यहीं एक उन्नत चिकित्सा उपकरण का ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैनेजर गुचेन, डुयानलिन और हुआंग यान सभी उसे देखते रह गए, अचंभित। खासकर मैनेजर गुचेन, उन्हें तो ये भी शक था कि चरण को शायद कुछ मानसिक समस्याएं हैं। मेडिकल उपकरण के ब्लूप्रिंट तुरंत डिज़ाइन करना, क्या इसके लिए डिज़ाइनरों और इंजीनियरों की एक टीम की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें बहुत समय और मेहनत लगती है? जाओ, तुरंत सटीक ड्राइंग टूल्स का एक सेट तैयार करो। मैनेजर गुचेन ने चरण को 2 बार गौर से देखा, फिर अपने सहायक की ओर मुड़कर आदेश दिया। जी हाँ, मैनेजर गु, कृपया 1 मिनट रुकिए, सब लोग पहले चाय पीते हैं। मैनेजर गुचेन ने चरण और बाकी लोगों का विनम्रता से अभिवादन किया। कुछ मिनट बाद सहायक जल्दी से ड्राइंग टूल्स का पूरा सेट रिसेप्शन रूम में ले आया। सभी ने मेज़ पर रखी चीज़ें हटाईं और चरण को ड्राइंग पेपर बिछाने में मदद की। चरण ने ड्राइंग टूल्स निकाले, एक पल सोचा और कागज़ पर मेडिकल उपकरणों के ब्लूप्रिंट बनाने लगा। वह एक रंगीन बी अल्ट्रासाउंड मशीन बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन में अभी भी ब्लैक एंड वाइट बी अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल होता है। केवल विकसित देश ही रंगीन बी अल्ट्रासाउंड मशीनें बना सकते हैं, जो बेहद महंगी होती हैं। पिछली बार जब चरण प्रिया को प्रसव पूर्व जांच के लिए ले गया था, तो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट बी अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने चित्र बनाना शुरू किया, स्वागत कक्ष में सन्नाटा छा गया। इतने सारे चित्र बनाने के बाद चरण पहले से ही बहुत कुशल था। और ये ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में पहले से ही थे, चरण को बस उन्हें मूल से कॉपी करना था। सोचने में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर कोई ये देखकर हैरान था कि उसने कितनी आसानी से चित्र बनाए। जैसे जैसे एक के बाद एक ब्लूप्रिंट सामने आते गए, मैनेजर गुचेन और चरण पर बाकी लोगों की निगाहें प्रशंसा से भय में बदल गईं। स्वागत कक्ष में मौजूद सभी लोगों के दिलों में भारी भावनाओं का उफान महसूस हुआ। क्या ये चरण वाकई इतना अद्भुत है? अगर कोई इस ब्लूप्रिंट के सेट की नकल भी करे तो भी वह उसे इतनी बारीकी से नहीं बना सकता था, है ना? लेकिन चरण ने उन्हें बड़ी आसानी से बना दिया। कलर बी अल्ट्रासाउंड मशीन के ब्लूप्रिंट का पूरा सेट बनाने के बाद चरण ने लापरवाही से कुछ औषधीय सूत्र लिख लिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी कलम नीचे रखी, कलाई तानकर मैनेजर गुचेन की तरफ देखा। कैसी बात है मैनेजर गु, क्या अब आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है? मैनेजर गुचेन इतना हैरान हुआ कि अपना मुंह बंद नहीं कर सका। चरण का सवाल सुनकर उसने विनम्रता और सम्मान के साथ कहा, श्री चरण, कृपया 1 मिनट रुकिए। हमारी अध्यक्ष झू आ रही हैं, वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगी। उसके बोलने से पहले ही 2 आकृतियां स्वागत कक्ष के दरवाजे में दाखिल हो चुकी थीं। जो 2 महिलाएं अंदर आईं, उनमें से सबसे आगे वाली के लंबे लहराते बाल थे, उसने बेहतरीन मेकअप किया हुआ था और वह 26 या 27 साल की लग रही थी। उसने बुना हुआ स्वेटर, मोटा कश्मीरी कोट और घुटनों तक के जूते पहने हुए थे और बिल्कुल किसी फैशनेबल महिला जैसी लग रही थी। उसके पीछे एक 27 या 28 साल की महिला थी, जिसका व्यवहार शांत था, बाल कानों तक छोटे थे और वह दिखने में भी शालीन थी। उसने अपनी बाह में एक काला ब्रीफकेस रखा हुआ था। दोनों महिलाओं को अंदर आते देख मैनेजर गुचेन ने जल्दी से उनका परिचय चरण और अन्य लोगों से कराया। ये हमारे बोवेन बायोमेडिकल की मालकिन झू मिंगलान हैं और यह विशेष सहायक ली वानकिंग हैं, जो राष्ट्रपति झू की विशेष सहायक हैं। राष्ट्रपति झू, विशेष सहायक ली, ये श्री चरण हैं और उनके 2 मित्र, निदेशक डू यानलिन और निदेशक हुआंग यान, फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल से। मैनेजर गुचेन ने दोनों पक्षों का विस्तृत परिचय दिया। नमस्ते श्री चरण। झू मिंगलान ने मेज पर रखे डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट पर नज़र डाली और चरण की ओर हाथ बढ़ाया। चरण ने उनसे हाथ मिलाया और मुस्कुराए, राष्ट्रपति झू, आपसे मिलना वाकई आसान नहीं है। झू मिंगलान मुस्कुराईं और बोली, श्री चरण को इंतज़ार कराने के लिए क्षमा चाहती हूँ। श्री चरण, इस मेज पर ब्लूप्रिंट हैं। ये कलर बी अल्ट्रासाउंड मशीन के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट हैं। इसके अलावा ये कुछ कागज़ कई औषधीय फार्मूलों के हैं। चरण ने मेज़ पर रखे कागज़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। झू मिंगलान आगे बढ़ी, मेज़ पर रखे ब्लूप्रिंट उठाए, उन्हें कई बार ध्यान से देखा, फिर उन्हें अपने पीछे बैठी ली वानकिंग को दे दिया। उनकी विशेष सहायक ली वानकिंग दोहरी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थीं और चिकित्सा और भौतिकी में पारंगत थीं। झू मिंगलान को उनकी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। ली वानकिंग ने उन्हें दोनों हाथों से लिया, अपनी नाक पर चश्मा ठीक किया और ध्यान से ब्लूप्रिंट पलटे। पूरे ब्लूप्रिंट और कुछ औषधीय सूत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने झू मिंगलान की ओर धीरे से सिर हिलाया। झू मिंगलान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। कृपया सभी लोग बैठ जाएं। अब ठीक से बात करते हैं। जैसे ही चरण ने उसका रवैया देखा, उसे यकीन हो गया कि सहयोग लगभग तय है। अब बात यह थी कि क्या उसे मनचाहे शेयर मिल पाएंगे। सहायक ने झू मिंगलान को चाय दी। उसने चाय उठाई, एक छोटा घूंट लिया और चरण की ओर देखा। हमारे मैनेजर गु ने मुझे बताया कि श्री चरण हमारे बोवेन बायोमेडिकल के 45% शेयर चाहते हैं।
हमारे बोवेन बायोमेडिकल का वर्तमान मूल्य 50 मिलियन है, इसलिए 45% शेयरों की कीमत 20 मिलियन से ज़्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री चरण के पास जो ऋण है वह इस कीमत के लायक है। उसका स्वर हल्का था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। मेरे पास सिर्फ कलर बी अल्ट्रासाउंड मशीन के ब्लूप्रिंट और इन कुछ औषधीय फार्मूलों से ज़्यादा कुछ है। अगर आपकी कंपनी का सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है तो मैं सहयोग करने के लिए दूसरी मेडिकल कंपनियों की तलाश करूंगा। चरण ने अपने सिर की ओर इशारा किया और हल्के से कहा, और मुझे विश्वास है कि मेरे दिमाग में जो बातें हैं वे भविष्य में अरबों, यहाँ तक कि खरबों का मूल्य ला सकती हैं। मैनेजर गुचेन, डू यानलिन और हुआंग यान जो उनके बगल में थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे रिसेप्शन रूम में एक अदृश्य दबाव फैल रहा हो। जू मिंगलान ने सोफे के आर्मरेस्ट पर 2 बार हाथ थपथपाया, फिर अचानक चरण की ओर देखा। 40% शेयर कैसे रहेंगे? चरण ने धीरे से अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, 45% से कम मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग नहीं करूंगा। उसके पास बहुत सारे काम थे और वह सब संभाल नहीं सकता था, वरना चरण अपनी खुद की मेडिकल कंपनी खोल लेता और खेलता रहता। चरण के लिए ये बोवेन बायोमेडिकल ही था या कुछ भी नहीं। हालांकि अगर बोवेन बायोमेडिकल ने यह मौका गंवा दिया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। जू मिंगलान ने चरण को गौर से देखा। उसका शांत और संयमित व्यवहार देखकर उसने एक दांव खेलने का फैसला किया। ठीक है, बोवेन बायोमेडिकल के 45% शेयर, मैं सहमत हूं। आपके साथ काम करके खुशी हुई, अध्यक्ष जू। चरण मुस्कुराए और जू मिंगलान की ओर हाथ बढ़ाया। आपके साथ काम करके खुशी हुई। जू मिंगलान ने उनसे हाथ मिलाया और अपनी विशेष सहायक से अनुबंध का मसौदा तैयार करने को कहा। श्री चरण, आप सचमुच जरा भी परवाह नहीं करते। जू मिंगलान कड़वी मुस्कान और सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। प्रेसिडेंट जू, आपको मेरे साथ सहयोग करने का पछतावा नहीं होगा। चरण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जल्द ही ली वानकिंग अनुबंध का मसौदा लेकर आए। जू मिंगलान और चरण उस पर हस्ताक्षर किए, अपनी उंगलियों के निशान लगाए और फिर उस पर बोवेन बायोमेडिकल की आधिकारिक मुहर लगा दी। अब से चरण बोवेन बायोमेडिकल का एक छोटा बॉस माना जाएगा। कलर बी अल्ट्रासाउंड मशीन के ब्लूप्रिंट और ये कुछ औषधीय सूत्र राष्ट्रपति जू के लिए हैं। मैं कुछ ही दिनों में कई अन्य मशीनों और उपकरणों के डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और निर्माण प्रक्रियाएं भेज दूंगा। चरण ने अनुबंध रख दिया और जू मिंगलान की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं राष्ट्रपति किन का इंतजार करूंगा। जू मिंगलान ने अपनी कलाई पर समय देखा और मुस्कुराए। लगभग दोपहर हो रही है। राष्ट्रपति किन, निदेशक डू, निदेशक हुआंग, आज मैं सभी को भोजन पर आमंत्रित करूंगी और मुझे आशा है कि आप सभी अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। फूडिंग रेस्टोरेंट। जू मिंगलान ने चरण और बाकी लोगों के लिए दोपहर के भोजन हेतु एक निजी कमरा बुक किया था। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा व्यंजन और 2 बोतल माउताई मंगवाई। राष्ट्रपति जू, निदेशक डू, निदेशक हुआंग, आइए, मैं आप सभी के लिए एक टोस्ट पेश करना चाहती हूँ। जू मिंगलान ने अपना वाइन ग्लास उठाया और सबकी तरफ मुस्कुराए। राष्ट्रपति जू बहुत दयालु हैं। चरण और बाकी लोगों ने जल्दी से अपने ग्लास उठाए और एक ही घूंट में पी गए। ड्रिंक्स खत्म करने के बाद सबने खाना और बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान जू मिंगलान के विशेष सहायक ली वानकिंग ने चरण से कई पेशेवर सवाल पूछे। चरण ने हर सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिए। राष्ट्रपति किन वाकई बहुत ज्ञानी हैं, मुझे अपनी हीनता पर सचमुच शर्म आ रही है। ली वानकिंग ने पूरी तरह आश्वस्त होकर अपना ग्लास ठीक किया। उनके पास 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां थीं और आमतौर पर बहुत कम लोग उनके साथ इतने पेशेवर ज्ञान पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन चरण ने न सिर्फ उनसे बातचीत की बल्कि उनके सवालों के जवाब भी दिए। इससे ली वानकिंग उनकी सच्ची प्रशंसा करने लगे। विशेष सहायक ली, विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी बहुत प्रभावशाली हैं। चरण ने ली वानकिंग की प्रशंसा की। अचानक उसने महसूस किया कि डू यानलिन ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास से खींच लिया। चरण ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि डू यानलिन उसके कान के पास झुककर फुसफुसा रहा है। चरण, विशेष सहायक ली के बारे में तुम क्या सोचते हो? उसकी बातें सुनकर चरण ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाए। अभी अभी भोजन के दौरान डू यानलिन ने बार बार ली वानकिंग की ओर देखा था। क्या ये हो सकता है, बड़े भाई, क्या आपको विशेष सहायक ली पसंद हैं? उसने धीरे से पूछा। डू यानलिन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और उसने धीरे से चरण की ओर सिर हिलाया। जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा, मुझे लगा जैसे मैं गिर रहा हूँ। वह इस साल 28 साल का था और यह पहली बार था जब उसे किसी महिला में इतनी दिलचस्पी हुई थी। चरण ने उसका लाल होता चेहरा देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर बड़े भाई को वह पसंद है तो हिम्मत से उसका पीछा करो। तुम्हारी परिस्थितियां बुरी नहीं हैं और अगर तुम सच्चे हो तो मुझे विश्वास है कि विशेष सहायक ली तुमसे जरूर प्रभावित होंगे। डू यानलिन ने धीरे से सिर हिलाया और सीधा बैठ गया।
खाने के बाद जू मिंगलान और बाकी लोग चरण और उसके समूह को विदा करने गए। कार में बैठने से पहले डू यानलिन ने अनिच्छा से ली वानकिंग की ओर कई बार देखा। चरण, उसे ये थोड़ा मज़ेदार लगा, यह एहसास करते हुए कि डू यानलिन जैसा स्थिर व्यक्ति भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता जिसे वह पसंद करता है। कार सड़क पर आराम से चल रही थी और डू यानलिन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। बड़े भाई क्या सोच रहे हैं? उसकी लगातार सिकुड़ी हुई भौहें और हजारों चिंताओं से भरे चेहरे को देखकर चारण ने सक्रियता से पूछा। मैं सोच रहा हूं कि उसके साथ ज्यादा समय बिताने का कोई मौका कैसे ढूंढूं। डू यानलिन ने अनजाने में ही अपने विचार व्यक्त कर दिए। आखिरकार उसका काम डॉक्टरी का था और ली वानकिंग से उसकी आमतौर पर कोई बातचीत नहीं होती थी। हम वापस जाने के बाद मैं कई चिकित्सा उपकरणों के डिज़ाइन तैयार करूंगा। उस समय मैं बड़े भाई को उन्हें राष्ट्रपति जू तक पहुंचाने के लिए परेशान करूंगा। चारण ने डू यानलिन से बात करने से पहले एक पल सोचा। वाह वाह चारण, शुक्रिया। अगर ली वानकिंग और मैं मिलकर इसे कामयाब बना पाए तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगा। डू यानलिन बहुत खुश था, बार बार कह रहा था कि यह कितना अच्छा था। चरण मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आप तियान तियान के बड़े भाई हैं। यदि आप और ली वानकिंग वास्तव में एक साथ हो सकते हैं तो वह हमारी भाभी होगी। मुझे अपने परिवार की मदद करने के लिए उपहार की क्या आवश्यकता है? डू यानलिन ने बार बार सिर हिलाया, सफ़ेद दांतों को मुंह में भरकर मुस्कुराते हुए, स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में। डू परिवार में लौटने पर चरण ने दिन की घटनाओं को प्रिया को बताया। प्रिया ये सुनकर भी बहुत हैरान हुई कि चरण ने सिर्फ बाहर जाकर 20 मिलियन युआन से अधिक का हिस्सा हासिल किया था। पति, आप अद्भुत हैं। उसने चरण को गले लगा लिया, उसकी स्पष्ट आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अपनी पत्नी द्वारा इस तरह से देखे जाने पर चरण को संतुष्टि की एक बड़ी भावना महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से प्रिया के गाल को चुटकी। वाह, 20-30 साल की, दोनों डॉक्टरेट की डिग्री वाली, वो वाकई बहुत प्रभावशाली होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे बिग ब्रदर पसंद आएगा। प्रिया ने चरण की बातें सुनकर बार बार कहा, फिर थोड़ी चिंता हुई कि डू यानलिन के प्यार की राह इतनी आसान नहीं होगी। हमारा बिग ब्रदर भी बुरा नहीं है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि की तो बात ही छोड़िए, वो खुद भी एक बेहतरीन सर्जन है। मुझे लगता है कि उसकी सफलता की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है। चरण ने प्रिया को मेज पर बैठने में मदद की और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है, मैंने माँ को कहते सुना है कि वह दोनों भाइयों के लिए ब्लाइंड डेट्स तय करने के बारे में सोच रही हैं। प्रिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी आंखों में एक तरह का साया था। इस साल डू यानलिन 28 साल की थी और डू यानशु 26, दोनों अब जवान नहीं रहे और उन्हें शादी करके परिवार शुरू कर देना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वेन लिजुन चिंतित थी। उसकी बेटी लगभग गर्भवती होने वाली थी, लेकिन उसके बेटों की शादी का अभी तक कोई संकेत नहीं था। प्रिया से कुछ देर बात करने के बाद चरण मुख्य आंगन में फ़ोन करने गया और शरद को फ़ोन किया। फ़ोन लग गया और लियू कुई कुई ने फ़ोन उठाया। ये सुनकर कि चरण को शरद से बात करनी है, उसने जल्दी से शरद को बुलाया। नमस्ते तियान गे, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप और तियान तियान साओजी भाभी तियान तियान कब वापस आ रहे हैं? शरद ने जोर से पूछा। जल्द ही, शायद लालटेन महोत्सव के बाद। चारण ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंग जी, घर पर क्या हाल है? क्या सभी कारखानों में काम शुरू हो गया है? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अभी शुरू ही हुई है, इसलिए तुम्हें और ये को इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। चिंता मत करो तियान जी, इलेक्ट्रिकल उपकरण फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दोनों ने काम शुरू कर दिया है। जियाओ ये और मैं हर दूसरे दिन कारखानों में जाते हैं। हमारे वहाँ होने से कोई समस्या तो होगी ही नहीं। वाह डोंग जी, तुमने और ये ने बहुत मेहनत की है। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए तोहफे लाऊंगा। चारण ने शरद से कुछ देर बात की और फिर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने कुछ देर सोचा, फिर एक और नंबर डायल किया, येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री के फैक्ट्री निदेशक किन्यू को। किन्यू के फ़ोन उठाते ही चारण ने कहा, यू जी, हमारे साथ विलय के बाद से मिंगकाई दिल्ली केमिकल में उत्पादन की स्थिति कैसी है? जब से शाखा कारखाने ने अपनी नई मशीनरी और उपकरण बदले हैं, ये हमारे कारखाने के साथ साथ उत्पादन कर रहा है। न केवल हम समय से पहले ऑर्डर पूरे कर सकते हैं, बल्कि हमारे गोदाम में स्टॉक भी पर्याप्त है। अध्यक्ष किन, अब हम बाजार का और विकास कर सकते हैं। किन्यू ने चारण को येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। पहले उत्पादन क्षमता अपर्याप्त थी और ऑर्डर पूरे करना मुश्किल था, लेकिन अब गोदाम में स्टॉक पर्याप्त है। चारण, ये सुनकर चरण ने सिर हिलाया। अच्छा, अब से हम जियांग शहर के बाहर से भी ऑर्डर ले सकते हैं। यू जी, जब आपके पास समय हो तो किसी को जियांग शहर भेजकर एक शाखा कारखाना स्थापित करने की तैयारी करवाएं। हमें जियांग शहर में एक बड़ा दिल्ली केमिकल कारखाना स्थापित करना है।
उनका अगला कदम विभिन्न शहरों में येरेंडेली केमिकल के आधिकारिक प्रत्यक्ष संचालित स्टोर खोलना था। स्टोर खोलने के लिए स्वाभाविक रूप से उत्पाद सूची का पूरा होना जरूरी था। ठीक है अध्यक्ष किन, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करता हूँ। किन्यू उत्साहित और रोमांचित थी, उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उससे बात करने के बाद चरण ने फ़ोन रख दिया और प्रिया के साथ साझा किए गए आंगन में लौट आया। प्रिया ने कपड़ों के डिज़ाइन बनाए और चरण ने चिकित्सा उपकरणों के ब्लूप्रिंट, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले कुछ दिनों तक चरण ने अथक परिश्रम किया और कई चिकित्सा उपकरणों के डिज़ाइन बनाए। उसने कई प्रभावी नुस्खे भी लिखे। उसने डू यानलिन को बुलाया और उसे ये डिज़ाइन ब्लूप्रिंट और नुस्खे दिए। चरण, तुमने इतनी जल्दी इतने सारे मशीनों के ब्लूप्रिंट बना दिए। डू यानशु ने अपने सामने रखे डिज़ाइन ब्लूप्रिंट के मोटे ढेर को देखा और उसे गहरा सदमा लगा। चरण मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई, जब आप विशेष सहायक ली को ब्लूप्रिंट और नुस्खे पहुंचाते हैं तो आपको उन्हें एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप कई चक्कर लगा सकते हैं जिससे आपको विशेष सहायक ली के साथ समय बिताने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। बड़े भाई, मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। मैं आपकी जल्द ही सफलता की कामना करता हूँ। डू यानलिन ने चरण की बातें सुनी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। चरण, ये तुम ही होगे। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो मैं उन्हें एक साथ पहुंचाने के बारे में सोचता। उसने अपना सिर खुजलाया। अचानक उसे लगा कि चरण ने उसे वाकई एक अच्छा विचार दिया है। यहाँ बीजिंग में डेली केमिकल फैक्ट्री लगभग तैयार हो गई है। तियान तियान और मैं लालटेन उत्सव के बाद बीजिंग छोड़ने की योजना बना रहे हैं। चरण ने कहा, बोवेन बायोमेडिकल, मुझे भविष्य में इस पर नज़र रखने के लिए बड़े भाई को परेशान करना होगा। चरण, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। डू यानलिन ने जल्दी से अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। वह रुका, फिर पूछा, क्या तुम और तियान तियान कुछ और समय के लिए बीजिंग में नहीं रुक रहे हो? बड़े भाई को भी पता है कि मैंने जियांग सिटी में कई कारखाने खोले हैं और हमारा घर अभी निर्माणाधीन है जिसकी देखरेख भी मुझे करनी है, इसलिए। चरण ने एक कठिन भाव दिखाया। मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम्हारे और तियान तियान के लिए जल्दी वापस जाना अच्छा है। जब हमारे पास समय होगा हम जियांग सिटी में तुमसे मिलेंगे। डू यानलिन स्वाभाविक रूप से समझ गई कि प्रिया शादीशुदा है और अपना बाकी जीवन चरण के साथ बिताएगी। स्वाभाविक रूप से उसके लिए लंबे समय तक अपने मायके में रहना असंभव था। इस बार चरण सब कुछ छोड़कर प्रिया के साथ नए साल की पूर्व संध्या पर बीजिंग जाने में सक्षम था। इतने लंबे समय तक उसके परिवार के साथ रहकर उसने पहले ही एक बेहतरीन काम कर दिया था। पहले चंद्र मास का 15वां दिन, लालटेन महोत्सव। शाम को डू परिवार ने एक पुनर्मिलन भोज रखा। प्रिया की राय जानने के बाद वेन लिजुन और डू जेंगटिंग ने डू वेई वेई को भी बुलाया। सबने मिलकर तांग्युआन और पकौड़े खाए। रात के खाने के बाद युवा पीढ़ी लालटेन उत्सव का आनंद लेने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। आज रात बीजिंग की सड़कें बेहद खूबसूरत थीं। हर दरवाजे पर रंग बिरंगे लालटेन लटके हुए थे। सड़कें और भी रंगीन थीं। गलियों के कोनों पर तरह तरह के फूलों वाले लालटेन सजे हुए थे। चरण ने प्रिया का हाथ थाम लिया और दोनों सड़क पर चल पड़े, सड़क के किनारे लगे लालटेनों की प्रशंसा करते हुए। आज रात कई विक्रेता भी तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। चरण, तियान तियान, जल्दी आओ, इधर आओ। लालटेन की पहेलियों का अनुमान लगाओ और एक लालटेन ले लो। डू यानशु ने आगे गली के कोने से उन्हें पुकारा। चरण और प्रिया मुस्कुराए और जल्दी से उनके पीछे चल दिए। उनके पीछे लू हुई और झांक कियान, दो योग्य अंगरक्षक थे। गली के कोने पर लालटेन पहेली की दुकान पर पहुंचकर दोनों ने अलमारियों पर लटके कई खूबसूरत लालटेन देखे। हर लालटेन के नीचे एक पहेली लगी हुई थी। डू यानलिन, डू यानशु और प्रिया पहले से ही अपनी पसंदीदा लालटेन चुन रहे थे और पहेलियों का अनुमान लगाने के लिए दिमाग खपा रहे थे। पत्नी, तुम्हें कौन सी लालटेन पसंद है? मैं अनुमान लगाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। चरण ने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। पति, मुझे वह फीनिक्स लालटेन चाहिए। प्रिया ने ऊपर लटके फीनिक्स लालटेन की ओर इशारा किया। ये सभी में सबसे सुंदर और उत्तम लालटेन थी। फीनिक्स बिल्कुल जीवंत लग रहा था, मानो किसी भी क्षण अपने पंख फैलाकर उड़ सकता हो। बेशक उसकी पहेली भी बहुत कठिन थी। नीचे कई लोग जमा हो गए, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। स्टॉल मालिक ने भीड़ की असमर्थता को देखकर कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसा। चरण ने वहां की स्थिति पर नजर डाली, प्रिया का हाथ दबाया और मुस्कुराया। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए वह फीनिक्स लालटेन जीतता हूँ। हम पतिदेव, तुम कर सकते हो। प्रिया ने अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाकर चरण का उत्साहवर्धन किया। दोनों फीनिक्स लालटेन के पास आए और आखिरकार पहेली साफ साफ देख ली। एक तरफ लाल है, एक तरफ हरा है, एक तरफ बारिश पसंद है, एक तरफ हवा पसंद है, एक अक्षर बताओ। आसपास के अनुमान लगाने वालों ने जल्दी ही 1 दर्जन से ज्यादा अक्षर बता दिए। हालांकि स्टॉल मालिक बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया, जिससे साफ जाहिर हो गया कि यह सही उत्तर नहीं था।
चरण ने बस एक नज़र डाली और तुरंत इस पहेली का जवाब समझ गया। इस फीनिक्स लालटेन पहेली का जवाब है पतझड़। ये पतझड़ है। जैसे ही चरण ने फीनिक्स लालटेन पहेली का जवाब बताया, उसी समय एक और व्यक्ति ने भी जवाब बताया। चरण की नज़र दूसरे व्यक्ति से मिली और उसने उस दूसरे व्यक्ति को देखा जिसने जवाब बताया था। वह लाल शॉर्ट जैकेट पहने एक लंबी लड़की थी, लगभग 20 साल की लग रही थी। उसका रूप रंग ताज़ा और सुडौल था, जो चहल पहल भरे बाजार की रोशनी में और भी आकर्षक लग रहा था। जब उसके आसपास के लोग उसे देखते थे तो वे उसकी खूबसूरती पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाते थे। इसी दौरान वह भी फीनिक्स लैंटर्न के नीचे चली गई, चरण और प्रिया से बस कुछ ही कदम की दूरी पर। यह देखकर कि चरण ने भी फीनिक्स लैंटर्न पहेली का अनुमान लगा लिया है, गु किंगचेंग अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। बॉस, लगता है हम दोनों ने पहेली का सही अनुमान लगा लिया है। अब ये फीनिक्स लैंटर्न आप इसे किसे देंगे? उसकी आवाज़ हल्की और मधुर थी, मानो चीनी मिट्टी की प्लेट पर मोती गिर रहे हों। जब फीनिक्स लैंटर्न के स्वामित्व की बात आई तो चरण और प्रिया ने भी स्टॉल वाले की ओर देखा। स्टॉल वाले ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक असहज भाव आ गया। तुम दोनों ने उत्तर तो सही अनुमान लगाया, लेकिन फीनिक्स लैंटर्न तो एक ही है। मैं एक और पहेली दूं और जो भी पहले अनुमान लगाएगा, फीनिक्स लैंटर्न उसी का होगा। तुम दोनों क्या सोचते हो? अच्छा, मैं सहमत हूं। गु किंगचेंग ने पहले सिर हिलाया। चरण अपनी तरफ से स्वाभाविक रूप से चुनौती स्वीकार करने से नहीं डर रहा था। बॉस, कृपया प्रश्न बताइए। प्रिया उसके बगल में घबराई हुई और उत्साहित दोनों थी। यहाँ तक कि डू यानलिन और बाकी लोग भी उत्साह देखने के लिए दौड़े। चरण को फीनिक्स लैंटर्न के लिए एक लड़की से प्रतिस्पर्धा करते देख सभी के चेहरों पर उत्सुकता के भाव थे। उनकी तरफ से उन्हें स्वाभाविक रूप से लगा कि चरण के जीतने की संभावना ज्यादा है। आखिरकार वह सचमुच जानकार था। ठीक है, आप दोनों कृपया प्रश्न सुने। यह अभी भी एक चरित्र पहेली है। पहेली है, बिना 1 इंच लोहे का व्यक्ति एक चरित्र का अनुमान लगाओ। ये नियंत्रण है। नियंत्रण से कौन? ये चरित्र नियंत्रण है। चरण और गु किंगचेंग दोनों ने फिर से एक साथ उत्तर बोला। बॉस ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों ने सही उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं तब तक प्रश्न पूछता रहूंगा जब तक कि कोई विजेता न मिल जाए। गु किंगचेंग ने कई बार चरण की ओर देखा, उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक उभरी और उसने बॉस की ओर सिर हिलाया। ठीक है। चरण को भी इससे कोई समस्या नहीं थी। लालटेन बॉस ने प्रश्न पूछना जारी रखा, मूल्यवान है या नहीं, ये सब इन दो बातों पर निर्भर करता है। एक पात्र का अनुमान लगाओ। पात्र सोना। ये सोने से वर्ण सोना है। जैसे ही बॉस ने प्रश्न समाप्त किया, चरण और गु किंगचेंग ने एक साथ उत्तर बोल दिया। इस समय न केवल बॉस आश्चर्यचकित हुआ, बल्कि आसपास के दर्शक भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। जब वे मिले तो दो होशियार लोग थे और वे वाकई बराबरी के थे। 72 घंटे, एक अक्षर बताओ। स्टॉल मालिक की आंखें चिंता से लाल हो गईं और वह पहेली ढूंढने लगा। यह अक्षर क्रिस्टल है, क्योंकि 72 घंटे 3 दिन के बराबर होते हैं। इस बार चरण ने सबसे पहले उत्तर दिया। दूसरी तरफ बैठे गु किंगचेंग ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। चरण की बातें सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वह प्रतियोगिता हार गई है, तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत उतर गया और उसकी आंखों पर एक हल्की धुंध छा गई। वह अपने सामने वाले आदमी से हार गई थी और उसने अपनी पसंदीदा फीनिक्स लैंटर्न भी खो दी थी। इस सज्जन ने सही अनुमान लगाया। बधाई हो, फीनिक्स लैंटर्न आपकी है। स्टॉल मालिक बहुत खुश हुआ, ये सोचकर कि आखिरकार उसे बार बार सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने जल्दी से एक लंबा डंडा लिया और फीनिक्स लैंटर्न उतारकर विनम्रता से चरण को दे दिया। लो लो। चरण ने हाथ बढ़ाया, लालटेन ली और प्रिया को थमा दी। पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए फीनिक्स लालटेन जीती है। प्रिया बहुत खुश हुई, फीनिक्स लालटेन को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह कोई खजाना हो। पतिदेव, शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। वो तुम दोनों बहुत ज्यादा हो। दोनों की रोमांटिक गर्मजोशी के सामने इस समय गु किंगचेंग का मूड उतना अच्छा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पैर पटका, आंसू पोंछे और जल्दी से भाग गई। फाफर टिल रहा। हा, चरण, तुम सच में नरमी या दया दिखाना नहीं जानते, तुमने तो लड़की को रुला भी दिया। ये दृश्य देखकर डुयांशु हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। चरण ने मासूमियत से अपनी नाक रगड़ी। क्या ये लालटेन पहेली प्रतियोगिता नहीं है? तियान को यह फीनिक्स लालटेन पसंद है, इसलिए बेशक मुझे इसमें अपना सब कुछ देना होगा। इसके अलावा कैसी कोमलता या दया! वह तो बस अपनी पत्नी से ही प्यार करता था। प्रिया उसके बगल में खड़ी थी, फीनिक्स लालटेन पकड़े हुए, उसका दिल मीठा महसूस कर रहा था। उसका पति सबसे अच्छा था, दूसरी औरतें कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह उन्हें एक नज़र भी नहीं देखता था। मैं उस लड़की को जानती हूँ, वह मेयर गु की सबसे छोटी बेटी गु किंगचेंग है। डू वेई बीजिंग में कई सोशलाइट्स को जानता था और गु किंगचेंग से पहले भी मिल चुका था। वह जल्दी से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज रात उससे यहाँ मुलाकात होगी।
गु किंगचेंग है ना। उसकी खूबसूरती वाकई किंगचेंग आकर्षक शहर के नाम पर खरी उतरती है। डू यानशु ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, फिर उसके चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। अरे नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे घूर रहा था और जब वह गई तो उसका पीछा कर रहा था। ओह, तो क्या वह एक लड़की होने के नाते बहुत खतरे में नहीं होगी? प्रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं जब उसने उसे यह कहते सुना। मिस गु खूबसूरत और आकर्षक हैं। आज रात के लालटेन महोत्सव में मिली जुली भीड़ है। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो वह खतरनाक स्थिति में पड़ सकती हैं। डू वेई की आंखों में भी चिंता की एक झलक दिखाई दी। मैं जाकर देखता हूँ। डू यानशु ने यह सुना और सबसे कहा, तुम सब सड़क पर मौज मस्ती करते रहो। मैं हालचाल जानने के लिए पीछे पीछे चलता हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो यानशु जल्दी करो और जाओ। डू यानलिन जल्दी से बोला। बीजिंग में अधिकारी के रूप में कार्यरत डू परिवार और गो परिवार के स्वाभाविक रूप से कुछ संबंध थे। अगर उन्हें पता होता कि गो किंगचेंग खतरे में हो सकता है तो वे यूं ही खड़े नहीं रह सकते थे। डू यानशु एक सैनिक था, बचपन से ही प्रशिक्षित, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और एक बंदूक के साथ। उसके लिए गु किंगचेंग का पीछा करना और गुप्त रूप से उसकी रक्षा करना ही पर्याप्त था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, डू यानशु ने जवाब दिया और तेजी से उस दिशा में पीछा किया जिस दिशा में गु किंगचेंग गायब हो गया था। उसने सेना में टोही और ट्रैकिंग का अध्ययन किया था, इसलिए गु किंगचेंग को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उसके जाने के बाद चरण और प्रिया का समूह लालटेन उत्सव का आनंद लेता रहा। ऐसे चहल पहल भरे रात्रि बाजार में बहुत ही साधारण माहौल था। चरण ने प्रिया के लिए लालटेन उठाए और सड़क पर टहलते हुए कई स्वादिष्ट व्यंजन और मज़ेदार चीज़ें खरीदीं। रात के 9 बजे तक प्रिया चलने से थक गई थी कि चरण उसे पहले वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। बड़े भाई बहन वेई तियान तियान चलने से थक गई है, इसलिए हम पहले वापस चलेंगे। चरण ने डू यानलिन और डू वेई को समझाया। देर हो रही है, हम अब और खरीदारी नहीं करेंगे, ये वापस जाने और आराम करने का समय है। डू वेई ने कहा, तो बड़े भाई बहन वेई को वापस ले जाना याद रखें। बहुत देर हो चुकी है, उसके लिए रात में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। प्रिया ने डू यानलिन को निर्देश दिया। ठीक है, चिंता मत करो, डू यानलिन ने जल्दी से सिर हिलाया। चरण ने प्रिया का हाथ पकड़ा, उसके पीछे लू हुई और झांक कियान थे और फिर वे चले गए। डू यानलिन ने भी डू वेई को वापस लेने की तैयारी की। वर्तमान में डू वेई पिंगान प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की छात्रावास की इमारत में रहता था। रात अंधेरी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। डू वेई ने अपने सामने खड़े लंबे कद के व्यक्ति को देखा। उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। वह डू यानलिन को पसंद करती थी, यहाँ तक कि उससे अपना प्यार भी जताना चाहती थी। लेकिन जब से उसे उसकी असली पहचान का पता चला, उसने इस विचार को पूरी तरह त्याग दिया था। उसे इस भावना को अपने दिल में गहराई से दबाना था, इसे एक राज बनाकर रखना था जो सिर्फ उसे ही पता हो। अगली सुबह चरण और प्रिया उठे और नहा धोकर नाश्ते के लिए मुख्य आंगन में जाने की तैयारी की। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी गंभीर भावों वाले थे और डू यानशु बैठक के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा था। डू जियांगुओ मुख्य कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा गंभीर और गंभीर था। चरण और प्रिया वहां आए। तनावपूर्ण माहौल देखकर वे बहुत उलझन में पड़ गए। क्या हुआ दूसरे भाई, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? डू यानशु को सिर झुकाए पाले के बाद मुरझाए हुए बैंगन की तरह देखकर प्रिया थोड़ी चिंतित हुई और जल्दी से पूछा। तियान उसकी परवाह मत करो, उसे घुटने टेकने दो। डू जियांगुओ ने गुस्से से डू यानशु की ओर इशारा किया और गालियां दी। ये बदमाश कल रात एक युवती की रक्षा करने गया था और नतीजा बहुत अच्छा हुआ, उसने उसे बिस्तर तक सुरक्षित रखा। उसने युवती की इज्जत बर्बाद कर दी। आखिर हुआ क्या था? प्रिया और चरण दोनों बुरी तरह चौंक गए। सिर्फ एक रात में क्या हो गया? डू यानशु उस तरह का बेपरवाह इंसान नहीं था। अगर गो किंगचेंग खूबसूरत भी होती तो भी वो उस पर दबाव नहीं डालता। कल रात डू यानशु का चेहरा लाल हो गया था और वह कल रात की घटना बताते हुए हकला रहा था। उसने कल रात गो किंगचेंग का पीछा किया था, उसकी सुरक्षा की गुप्त रूप से रक्षा की थी और उसने पाया कि कई दुष्ट युवक उसका पीछा कर रहे थे। जब गो किंगचेंग एक सुनसान जगह पर भागी तो उन युवकों ने उसे अश्लील मुस्कानों से घेर लिया। उस समय गो किंगचेंग इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वह मदद के लिए पुकारने वाली थी, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसे एक कामोद्दीपक दवा दी गई। डू यानशु समय पर प्रकट हुआ और उन गुंडों की तब तक पिटाई की जब तक उनके सिर से खून नहीं बहने लगा और वे भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही वह गो किंगचेंग को गो परिवार के पास वापस ले जाने वाला था, गो किंगचेंग ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। उसने जो कामोद्दीपक दवा ली थी वह बेहद शक्तिशाली थी और वह अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने आगे बढ़कर डू यानशु को हर जगह छुआ। उसने सड़क पर ही लगभग अपने कपड़े उतार दिए, उसे चूमने और छूने लगी।
स्थिति को गंभीर देखकर दू यानशु जल्दी से गो किंगचेन को पास के एक होटल में ले गया। एक गुस्सैल इंसान होने के नाते और गो किंगचेन जैसी खूबसूरत लड़की द्वारा इतना बेतहाशा उकसाए जाने के बाद दू यानशु आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख सका और उसके साथ संबंध बना लिए। पूरी कहानी जानकर प्रिया और चरण दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए, वे पूरी तरह स्तब्ध थे। दू यानशु ने अपना सिर सीने में छिपा लिया, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उफ, दूसरा भाई भी एक नेक काम करना चाहता था, इस तरह का काम। प्रिया उसके लिए बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका पक्ष कैसे रखे। आखिरकार एक युवती का सतीत्व खत्म हो गया था। अब हमें जल्दी से गो परिवार के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। और गो परिवार की बेटी के लिए, चूंकि हमारे यानशु ने उसका शरीर ले लिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वेनलिजुन ने चिंतित भाव से दू यानशु को देखते हुए अपनी कनपटियां रगड़ीं। अगर गो परिवार मान गया तो हम जाकर गो किंगचेन से शादी का प्रस्ताव रखेंगे। यह मामला बहुत गंभीर था, दू यानशु के भविष्य और गो परिवार की बेटी की जीवन भर की खुशियों से जुड़ा हुआ। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दू यानशु और गो किंगचेन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे बदमाश, उठो और मेरे साथ गो परिवार के पास माफी मांगने आओ। दू जेंगटिंग अपनी जगह से उठे, दू यानशु को लात मारी और गुस्से से गालियां दी। हाँ पापा, मम्मी। दू यानशु कड़वाहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वेनलिजुन और दू जेंगटिंग को दू यानशु के साथ जाते देख बैठक कक्ष में एक उदास माहौल छा गया। दू यानशु द्वारा किसी को बचाना वास्तव में एक अच्छा काम था, लेकिन कौन जानता था कि गो किंगचेन को नशा दिया जाएगा और उनके बीच एक अवर्णनीय रिश्ता होगा। ये घटना वाकई चिंताजनक थी। अगर गो परिवार ने दू यानशु को जिम्मेदार ठहराने का फैसला किया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्रिया, चरण, दू यानलिन और दू जियांगुओ सभी लिविंग रूम में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गो परिवार इस बार दू यानशु के साथ कैसा व्यवहार करेगा। तियान तियान गर्भवती है और भूखी नहीं रह सकती। चरण, उसे पहले नाश्ता करा ले जाओ। झेंगटिंग और बाकी लोग कुछ देर में वापस नहीं आएंगे। दू जियांगुओ ने चरण और प्रिया की तरफ देखा और बोला, दादाजी, मैं खाना नहीं खा सकती। प्रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। यह मामला दू यानशु के भविष्य से जुड़ा था और जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता वह कैसे निश्चिंत हो सकती थी। अच्छा व्यवहार करो, अपने पेट में पल रहे बच्चे की खातिर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए। दू जियांगुओ ने चरण की ओर देखा। जाओ, तियान तियान को कुछ खाने के लिए ले जाओ। ठीक है। चरण जानता था कि बूढ़े मालिक दू और दू यानलिन भी शायद खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए उसने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की। वह पहले प्रिया को डाइनिंग रूम में ले गया। पत्नी, पहले कुछ पेट भर लो, हमारे बच्चे को भूखा मत रहने दो। नाश्ता परोसे जाने के बाद चरण ने उसे धीरे से दिलासा दिया, चिंता मत करो, दूसरे भाई शायद ठीक हो जाएंगे। प्रिया की आंखें हल्की सी चमक उठी जब उसने उसे यह कहते सुना, सच में? हाँ, दूसरे भाई और गो किंगचेन इसलिए साथ आए क्योंकि उसने उसे बचाया था और गो किंगचेन ने ही इसकी शुरुआत की थी। इस तरह की स्थिति में हालांकि महिला को नुकसान हो रहा है, गो परिवार गो किंगचेन की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और हमारे दू परिवार से अनबन से बचने के लिए संभवतः इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाना पसंद करेगा और विवाह की संभावना ज्यादा होगी। चरण ने साफ दलिया को धीरे से हिलाया और प्रिया के लिए उसका विश्लेषण किया। इस मामले में दू परिवार से नाता तोड़ने के बजाय एक अच्छी शादी करना और दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा बनाए रखना बेहतर है। आखिरकार अगर दू यानशु को जिम्मेदार ठहराया गया और वह जेल भी गई तो गो किंगचेन की प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी और भविष्य में उसके लिए शादी के लिए एक अच्छा साथी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया औरतों के लिए ज्यादा कठोर है। चरण का तर्कपूर्ण विश्लेषण सुनकर प्रिया को थोड़ा सुकून मिला। चरण ने एक चम्मच दलिया उठाया और उसके मुंह के पास ले गया। आह पत्नी, अपना मुंह खोलो, पति तुम्हें खिलाएगा। उसे अपने साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते देख प्रिया को हंसी आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर चरण के हाथ से कटोरा और चम्मच ले लिया और धीरे से कहा, मैं खुद ही खा लूंगा। सादा खाना खाने के बाद दोनों इंतजार करने के लिए बैठक में लौट आए। समय धीरे धीरे बीतता गया और बूढ़े मास्टर डू, जो आमतौर पर पहाड़ की तरह शांत रहते थे, के माथे पर भी पसीना आने लगा। दू यानलिन और प्रिया ने अपनी गर्दनें और भी आगे बढ़ा लीं, दरवाजे से बाहर देखने लगे। सुबह के 10 बजे के बाद ही दू जेंगटिंग और वेनलिजुन आखिरकार दू यानशु के साथ लौटे। चरण ने उनके चेहरों पर हल्की खुशी और उनके हल्के कदमों को देखा और वह समझ गया कि मामला ठीक से सुलझ गया है। और जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, वेनलिजुन ने तुरंत बूढ़े मास्टर डू को खुशखबरी सुनाई। पिताजी, हम गू परिवार के पास गए और बूढ़े मास्टर गू और बाकी लोगों से माफी मांगी। गू परिवार किंगचेन की शादी यानशु से करने के लिए राजी हो गया है। सच में? दू जियांगुओ अपनी सीट से उठे, उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये सच है।
हमने इस पर चर्चा कर ली है और हम कल शादी की तारीख तय करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे और सगाई के उपहार देंगे। वेन लिजुन ने मुस्कुराते हुए डू जियांगुओ को वापस बैठने में मदद की। गु परिवार नासमझ नहीं था। गु किंगचेंग ने अपने परिवार को कल रात की घटना के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। वह कल रात लालटेन उत्सव देखने के लिए चुपके से बाहर निकल गई थी, उसे किसी खतरे की उम्मीद नहीं थी। अगर डू यानशु ने उसे नहीं बचाया होता तो वह उस समय गुंडों के एक समूह के हाथों में पड़ जाती और उसका भाग्य और भी दुखद होता। उन गुंडों को अब गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके कबूलनामे के अनुसार उन्होंने गु किंगचेंग को सुंदर और अकेली देखा था, इसलिए उनके मन में वासना के इरादे थे और वे उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते थे। गु किंगचेंग को दी गई दवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसे जांच और इलाज के लिए अस्पताल भेजने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि वे गुंडे असल में गु किंगचेंग को गली की गहराई में घसीटकर वहीं जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। गु परिवार ने जब पूरी जांच पड़ताल की तो वे भी बेहद डरे हुए थे। हालांकि डू यानशु की गलती जरूर थी, लेकिन ये गलती अकेले उसकी वजह से नहीं थी। गु किंगचेंग ने कल रात डू यानशु के साथ कई बार संबंध बनाए, जिससे न सिर्फ उसकी मासूमियत छिन गई बल्कि शायद वह गर्भवती भी हो गई। इसलिए गु किंगचेंग की राय जानने और ये देखने के बाद कि दोनों परिवारों की युवा पीढ़ी को कोई आपत्ति नहीं है, वे शादी के लिए राजी हो गए। जाने से पहले वेन लिजुन चिंता से भरी हुई थी, लेकिन अब उसकी भौहें खुशी से भर गई थीं। इस संकट को आसानी से सुलझाकर और अपने बेटे की शादी पक्की करके वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। वाह वाह, समय बहुत कम है, इसलिए तुम सब जल्दी से सगाई के उपहार तैयार करो। वे भव्य और उचित होने चाहिए। डू जियांगुओ ने बार बार प्रशंसा की। पहले नाश्ता कर लेते हैं, दादाजी, पिताजी, माँ, क्या तुम सब भूखे नहीं हो? चरण ने बगल से याद दिलाया, जब तुम्हारा पेट भर जाता है तभी काम करने की ताकत होती है। ठीक है, चलो चलो जल्दी से खाना खाते हैं। हम कल सगाई के उपहार देने गो परिवार के पास जा रहे हैं और पूरा परिवार जल्द ही व्यस्त हो जाएगा। डू जियांगुओ ने आदेश दिया और सभी पहले देर से आया नाश्ता करने के लिए भोजन कक्ष में चले गए। भोजन के बाद डू जियांगुओ ने परिवार में सभी को काम सौंपना शुरू कर दिया। हालांकि चरण बाहरी पोता दामाद था, उसे भी योगदान देना था, इसलिए वह डू यानलिन और डू यानशु के पीछे पीछे सामान खरीदने चला गया। केवल प्रिया को, जो गर्भवती थी, कोई काम नहीं सौंपा गया था। हालांकि उसने अपने लिए एक काम ढूंढ लिया, वह था डू यानशु और गु किंगचेंग के लिए शादी के कपड़े डिजाइन करने में मदद करना। आज पहले चंद्र महीने का 16वां दिन था और चरण और प्रिया पहले अगले 1-2 दिन में बीजिंग छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि डू यानशु की सगाई होने वाली थी, इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने ज्यादा समय तक रुकने का फैसला किया। अगर डू यानशु की शादी की तारीख जल्द ही होती तो वे आने जाने की जहमत नहीं उठाते। डू यानशु की शादी के बाद वे चले जाते, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा थी और कार से यात्रा करना थका देने वाला था। दोपहर में चरण अपने दोनों साले के साथ अंदर बाहर जाता और ढेर सारी चीजें खरीदता। हालांकि केवल आधा दिन था, जब तक पैसा और लोग थे चीजें आसानी से निपट जाती थीं। डू परिवार ने गो परिवार के लिए अपने प्रस्ताव के लिए बहुत ही उदार सगाई उपहार तैयार किए। 11,000 युआन की सगाई की रकम के अलावा 3 मोड़ और एक आवाज, साइकिल, सिलाई मशीन, घड़ी और रेडियो, 4 बड़ी चीजें और बाजार में उपलब्ध सभी उपकरण भी खरीदे गए। कई तरह के उपहार भी थे, एक पूरा सुअर, 2 मुर्गियां, 2 मछलियां, एक मेमने का पैर और तंबाकू, शराब, चाय, पेस्ट्री, कैंडी वगैरह। संक्षेप में, सगाई के उपहारों में कोई कमी नहीं थी। पहले चंद्र माह के 17वें दिन डू परिवार औपचारिक रूप से गो परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने गया। चारण भी चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए साथ गया। वेन लिजुन ने एक मैचमेकर को बुलाया था और डू यानशु को खुद शादी का प्रस्ताव देने के लिए ले गया। दोनों परिवारों ने बैठकर चर्चा की, शादी की तारीख तय करना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पहले चंद्र माह की 29वीं तारीख 9 मार्च शादी के लिए एक शुभ दिन था। शादी की तारीख इतनी जल्दी तय करने का कारण स्वाभाविक रूप से यह चिंता थी कि गु किंगचेंग गर्भवती हो सकती है। इस युग में अविवाहित गर्भावस्था एक ऐसी चीज थी जिसकी आलोचना की जाती। शादी की तारीख तय होने के साथ दोनों परिवारों ने शादी के निमंत्रणों का आदान प्रदान किया और गु परिवार ने गर्मजोशी से दोपहर के भोजन का आयोजन किया। भोजन के बाद चरण अपनी सास और दूसरे बहनोई के साथ डू परिवार में लौट आया। ये सुनकर कि शादी की तारीख पहले चंद्र माह की 29वीं तारीख तय की गई थी, हर कोई बहुत उत्साहित और रोमांचित था। डू परिवार भी खुशी के कार्यक्रम की तैयारी शुरू करने वाला था। चरण और प्रिया ने कुछ समय के लिए बीजिंग में रुकने और डू यानशु और गु किंगचेंग की शादी में शामिल होने के बाद जाने की योजना बनाई। पहले चंद्र माह के 20वें दिन लीकुन मशीनरी फैक्ट्री ने अपनी मशीनरी और उपकरण बीजिंग पहुंचाए और येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री शाखा ने आधिकारिक तौर पर परीक्षण उत्पादन शुरू किया। अगले दौर के लिए डू परिवार एक खुशी के अवसर की तैयारी में व्यस्त हो गया। चरण ने भी बहुत मदद की। प्रिया
द्वारा गु किंगचेन के लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन की गई शादी की पोशाक और टोस्ट ड्रेस को सभी ने सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि डिजाइन के मसौदे गु परिवार को भेजे जाने के बाद गु किंगचेन को पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। हालांकि डू यानशु के साथ उसका कोई भावनात्मक आधार नहीं था, दोनों पूरी रात अंतरंग रूप से उलझे रहे, पहले से ही त्वचा के करीब हो गए थे। गु किंगचेन केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकती थी और डू परिवार में शादी करने के लिए सहमत हो गई। हालांकि हाल ही में डू यानशु के साथ समय बिताने के बाद उसने पाया कि उसके पास अभी भी कई अच्छे गुण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हाल ही में हर दिन गु परिवार से मिलने आ रहा था और गु किंगचेन के लिए उपहार ला रहा था। उसने गु किंगचेन के लिए खुद एक फीनिक्स लालटेन भी बनाई थी, जो लालटेन महोत्सव में गु किंगचेन से खो गई थी। हालांकि यह किसी कुशल कारीगर की तरह अच्छी तरह से नहीं बनी थी, फिर भी इसने गु किंगचेन के दिल को छू लिया। डू परिवार और गु परिवार ने देखा कि दोनों युवाओं के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से वे इस शादी से और भी ज्यादा संतुष्ट थे। पिछले कुछ दिनों से चरण सुबह से रात तक अपने दोनों साले बहनों के साथ व्यस्त था। इसके अलावा उसे बोवेन बायोमेडिकल के साथ सहयोग और येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री शाखा की संचालन स्थिति की भी चिंता थी, जिससे चरण लगातार सक्रिय रहता था। शाम को घर लौटने के बाद उसे उपन्यास की पांडुलिपियां लिखने के लिए ओवरटाइम भी करना पड़ता था, अन्यथा जिंगू लीजेंड पत्रिका की पांडुलिपियां बाधित हो जातीं। चारण एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, इसलिए व्यस्त होने पर भी वे पांडुलिपियां लिखने के लिए समय निकालते थे और हर महीने पत्रिका को पहले ही भेज देते थे। 10 दिनों से ज्यादा की भागदौड़ भरी गतिविधियों के बाद आखिरकार पहले चंद्र मास का 29वां दिन आ ही गया। यही वह दिन था जब डू यानशु का गु किंगचेन से विवाह होना था। इस दिन डू परिवार को लालटेन और झंडियों से सजाया जाता था और घर और आंगन की अच्छी तरह से सफाई और सजावट की जाती थी। बड़े लाल लालटेन और हैप्पी दोहरी खुशी के पात्र हर जगह थे। आंगन के रास्ते के केंद्र में एक लाल कालीन बिछाया गया था और रास्ते के दोनों ओर कई ताजे फूलों की टोकरियां रखी गई थीं। सुबह 9 बजे चरण डू यानलिन और उनके दूसरे चाचा के परिवार से डू यानफेंग डू यानशु के साथ दुल्हन को लेने के लिए गु परिवार के पास गए। डू परिवार और गु परिवार बहुत दूर नहीं थे, कार से लगभग 10 मिनट लगे। जब वे सुना बैंड के साथ गु परिवार के पास पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर तुरंत पटाखे और आतिशबाजी छूटने लगी। चरण और अन्य लोग डू यानशु और दियासलाई बनाने वाले के पीछे गए और गु किंगचेन के माता पिता ने घर के अंदर उनका स्वागत किया। विनम्र आदान प्रदान के बाद बाहर डू परिवार के सदस्यों ने दहेज को कारों में रखना शुरू कर दिया। डू यानशु मुस्कुराया और दरवाज़ा धकेलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। किंगचेन, मैं हूँ डू यानशु, मैं आ गया। कृपया दरवाज़ा खोलो। डू यानशु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे डर था कि गु किंगचेन फिर से अपना मन बदल लेगी और उससे शादी नहीं करना चाहेगी। हमारी छोटी बहन से शादी करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। डू यानशु ने पहचान लिया कि यह गु किंगचेन की दूसरी बड़ी बहन गु चांगले है। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जल्दी से पूछा, कौन सी परीक्षा? दूसरी बड़ी बहन, कृपया मेरे लिए चीज़ें मुश्किल न बनाएं, शुभ मुहूर्त में देरी न करें। जल्दी मत करो, अभी बहुत समय है। अंदर गु चांगले ने आगे कहा, मेरी छोटी बहन को लालटेन पहेलियां बूझना बहुत पसंद है। अगर तुम आज उसकी कुछ पहेलियों का जवाब दे दो तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। कैसा रहेगा? ये सुनकर डू यानशु जल्दी से चारण की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि गु किंगचेन उस दिन लालटेन महोत्सव में लालटेन पहेली खेल में मिली हार से अब भी नाराज था और आज उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाना चाहता था। वह लालटेन पहेलियों का अनुमान कैसे लगा सकता था? उसे चरण पर निर्भर रहना पड़ा। चरण ने आत्मविश्वास से भरकर उसकी ओर हल्के से सिर हिलाया। डू यानशु को आखिरकार राहत मिली और वह तुरंत मान गई। ठीक है दूसरी बड़ी बहन, कृपया मुझे प्रश्न दे दो। ठीक है, सीधी बात। पहला प्रश्न यह है, ऐसा दिल जो मुख्य द्वार से बाहर ही न निकले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह परेशान करने वाला है? एक पात्र का अनुमान लगाओ। कमरे के अंदर से गु चांगले की आवाज़ गूंजी। डू यानशु खुद ये पता नहीं लगा सका और जल्दी से चारण की ओर देखा। उसकी बेचैनी देखकर चरण ने उसे और ज्यादा उलझन में नहीं रखा। उसने उसे हाथ बढ़ाने का इशारा किया और अपनी तर्जनी से डू यानशु की हथेली पर एक अक्षर लिख दिया। ये स्टेफी मेन अक्षर है, जिसका अर्थ है उबा हुआ या घुटा हुआ, जैसे चुपचाप दौलत बनाना। मेन शेंगफा दाकर चुपचाप दौलत बनाना। डू यानशु की आवाज़ में उत्साह की झलक थी। चरण के यहाँ होने से उसे आज अपनी पत्नी से शादी न कर पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक पल के लिए अंदर सन्नाटा छा गया, फिर गु चांगले की आवाज़ आई, बधाई हो, तुमने पहला सवाल सही किया। ये रहा दूसरा सवाल, हजारों मील दूर एक परिवार है, कोई एक अक्षर बताओ। चरण ने एक पल सोचा और डू यानशु की हथेली पर एक अक्षर लिख दिया। डू यानशु की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से चिल्लाया, ये गधा लू अक्षर है, जैसे गधा माउलू गधा।
तुमने दूसरा सवाल भी सही किया। अब आखिरी सवाल, अगर तुम इसका जवाब दे दो तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। गू चांगले रुका, फिर बोला, बिना ज़मीर वाला भेड़िया किंग सान में है। 3-3 के ढेर वाकई शानदार लगते हैं। उसके सिर पर चावल का एक टुकड़ा है। अगर तुम्हारे पास दिल नहीं है तो तुम क्या हो? झिझकते हुए, फिर चौंकते हुए, एक नौकर ऊपर देखता है। सूरज आसमान है। एक दिन से एक को हटाने पर 99 बचते हैं, ये जानते हुए कि वह अंदर है, बगल में बीमार है। हे! गू चांगले के शब्द निकलते ही चरण खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि ये दूसरी भाभी अभी भी कोई ऐसी थी जो द्वेष रखती थी। चरण, तुम क्यों हंस रहे हो? जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि यह पहेली क्या है। दू यानशु ने लंबी पहेली सुनी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इतना बेचैन था कि उसने चरण के सामने हाथ फैला दिया, पहेली का जवाब लिखने का इंतजार करने लगा। चरण ने बेबसी से अपने होंठ सिकुड़े और उसके कान में झुककर फुसफुसाते हुए एक वाक्य कहा। उसकी बातें सुनकर दू यानशु हक्का बक्का रह गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। कैसा लगा? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? गू चांगले की आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हंसी रोक रही हो, यहाँ तक कि उसका लहजा भी थोड़ा बदल गया था। अगर तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, तुम्हें पता है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया। दू यानशु का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और वह अंदर मौजूद लोगों से चिल्लाया, किंग चेंग, मुझे पता है कि यह पहेली मुझे डांट रही है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बेवकूफ़ बनने को तैयार हूँ। अंदर से हंसी के कुछ फव्वारे आए और कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा अंदर से चरमरा कर खुला। दू यानशु का दिल खुशी से भर गया और उसने जल्दी से ऊपर देखा। तभी उसने गू चांगले और कई अनजान महिला रिश्तेदारों को मुंह ढंक कर हंसते हुए देखा। दू यानशु का बुरा चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से आगे बढ़कर एक एक करके उनका अभिवादन करने लगा। अरे बदमाश, मेरी बहन से शादी करने के लिए तुम सच में खुद को डांटने को तैयार हो, है ना? गू चांगले हंसना बंद नहीं कर सका। किंगचेंग जल्द ही मेरी पत्नी होगी और पति पत्नी के बीच मारना स्नेह होता है, डांटना प्यार होता है। दू यानशु हंसते हुए अपना सिर खुजाने के लिए ऊपर बढ़ा। इससे पहले चरण ने उसे धीरे से बताया था कि पहेली का उत्तर था, अगर तुमने अनुमान लगाया तो तुम मूर्ख हो। जब दू यानशु ने यह सुना तो वह नाराज भी हुआ और हंसा भी। उसकी पत्नी सचमुच शरारती थी, शादी के दिन भी उसे उसके साथ कोई ना कोई चाल चलनी ही थी। लेकिन वह क्या कर सकता था? वह बस उसे लाड़ प्यार कर सकता था, क्योंकि उसने उसका शरीर ले लिया था और उससे प्यार कर बैठा था। ठीक है, आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, जल्दी करो। किंगचेंग इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है, शुभ समय को मत चुकाना। गू चांगले ने हाथ बढ़ाया और दू यानशु को धक्का देकर कमरे में ले गया। दू यानशु के कमरे में दाखिल होते ही उसने गू किंगचेंग को बिस्तर पर बैठे देखा। आज गू किंगचेंग ने शुद्ध सफ़ेद रंग की शादी की पोशाक पहनी हुई थी, उत्तम श्रृंगार किया हुआ था और वह दीप्तिमान और सुंदर लग रही थी। दू यानशु उसे देखती रही, कुछ देर तक स्तब्ध रही। गू किंगचेंग ने उसके स्तब्ध भाव को देखकर जल्दी से 2 बार खांसी। दू यानशु को फिर होश आया, उसने गू किंगचेंग पर अपनी नज़रें गड़ा दी और उसके पास चला गया। किंगचेंग, आज तुम बहुत सुंदर हो। गू किंगचेंग के गाल लाल हो गए और उसने कई बार उसकी ओर देखा। आज दू यानशु दुल्हन को लेने के लिए एक सैन्य अधिकारी की औपचारिक वर्दी पहने हुए था। उसकी सीधी हरी सैन्य वर्दी उसे लंबा और जोशीला दिखा रही थी। युवा और निपुण, सुंदर और आकर्षक, ऐसा पुरुष शायद ही कोई महिलाएं उसका विरोध कर पातीं। गू किंगचेंग भी कोई अपवाद नहीं था। और तो और उस रात वह पहले ही दू यानशु के साथ सो चुकी थी। वह ऐसे पुरुष को दूसरी महिलाओं के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थी। दू यानशु ने गू किंगचेंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाकर उसके गू परिवार के रिश्तेदारों से विदा ली। आंगन में रखा सारा दहेज गाड़ियों में लादने के बाद उसने गू किंगचेंग को गोद में उठाया और आंगन के द्वार की ओर बढ़ा। गू परिवार के आंगन के प्रवेश द्वार पर सैन्य जीपों की एक कतार पहले से ही खड़ी थी और सबसे पीछे 2 सैन्य भारी ट्रक थे, जो खास तौर पर गू किंगचेंग के दहेज को ढोने के लिए थे। ट्रकों के हरे हुडों पर बड़े बड़े लाल फूल बंधे हुए थे, जिससे वे बहुत ही विशिष्ट लग रहे थे। गू किंगचेंग के माता पिता कार की खिड़की के पास खड़े होकर उन्हें बेमन से निर्देश दे रहे थे। गू किंगचेंग के अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद घंटियों, ढोल, उत्सव के संगीत और पटाखों के साथ बारात दू परिवार की ओर चल पड़ी। लगभग 10:30 बजे बारात दू परिवार के पास लौट आए। प्रवेश द्वार पर पटाखे और आतिशबाजी की गई और दू यानशु सभी से घिरे हुए गू किंगचेंग को कार से उतारकर आंगन में चले गए। चरण और दू यानलिन पीछे रह गए और लोगों को दहेज ले जाने का निर्देश दिया। आंगन में डू परिवार लोगों से गुलजार था, जीवंत और असाधारण। डू यानशु ने धीरे से गू किंगचेंग को नीचे रखा, उसका हाथ थाम लिया और मुख्य हॉल में चले गए। दोनों ने मेजबान के मंत्रोच्चार के तहत झुकने की रस्म पूरी की। गू किंगचेंग को पहले दुल्हन के कमरे में भेजा गया, जबकि डू यानशु मेहमानों का अभिवादन करने के लिए पीछे रह गया।
दुल्हन के कमरे में प्रिया, डू वेई वेई, डू जियान और कई पड़ोस की पत्नियां गु किंगचेंग के साथ थीं। गु किंगचेंग जानती थी कि शादी की पोशाक और उसने जो गाउन पहना था वह प्रिया द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए उसने विशेष रूप से उसे धन्यवाद दिया। तियान तियान, धन्यवाद। आपके द्वारा डिजाइन की गई शादी की पोशाक और गाउन बहुत सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं। आपने कड़ी मेहनत की है। प्रिया ने अपनी आंखें टेढ़ी की और मुस्कुराई। दूसरी भाभी, कृपया मेरे साथ इतना विनम्र न हो। अब से हम परिवार हैं। दरअसल गु किंगचेंग उससे 2 या 3 साल छोटा था। हालांकि वरिष्ठता उम्र से निर्धारित नहीं होती है। गु किंगचेंग ने सिर हिलाया, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। वास्तव में प्रिया का सामना करते समय उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उस दिन लालटेन महोत्सव में चरण से हारने के बाद उसने हार को शालीनता से स्वीकार नहीं किया। वह अभी भी थोड़ा नाराज और अन्याय महसूस कर रही थी और रोते हुए भाग गई। अगर डू यानशु ने उसका पीछा नहीं किया होता और उसे बचाया नहीं होता तो उसका जीवन वास्तव में बर्बाद हो गया होता। कमरे में मौजूद लोग पहले बाहर चले गए ताकि गु किंगचेंग अपनी टोस्टिंग ड्रेस पहन सके। जल्द ही डू यानशु आया, गु किंगचेंग का हाथ थामा और मेहमानों का अभिवादन करने के लिए मुख्य आंगन में चला गया। डू परिवार और गु परिवार के बीच की शादी बीजिंग में सनसनी थी। आज शादी के भोज में शामिल होने वाले मेहमानों की 100 से ज्यादा मेजें थीं। डू जेंगटिंग, वेन लिजुन और अन्य इतने व्यस्त थे कि उनके पास एक कप चाय पीने का भी समय नहीं था। हालांकि चरण इस समय खाली था। दामाद होने के नाते उसे मेहमानों के सत्कार में सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं थी। वह प्रिया के बगल में बैठ गया और उसके साथ भोज का खाना खाया। मेज पर तरह तरह के व्यंजन थे और वह तुरंत प्रिया को बता देता था कि गर्भवती महिलाएं कौन से व्यंजन नहीं खा सकती। उदाहरण के लिए नरम खोल वाला कछुए का सूप, केकड़ा मांस, नागफनी केक आदि। उसने प्रिया को जो व्यंजन परोसे वे सभी पौष्टिक थे और उसे खाने में बहुत मजा आता था। शादी का भोज दोपहर 2 बजे तक चला और मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। चरण भी प्रिया का हाथ पकड़कर अपने छोटे से आंगन में आराम करने के लिए लौट आया। सभी लोग हाल ही में डू यानशु की शादी को लेकर चिंतित थे। वे आज भी जल्दी उठ गए थे, इसलिए जैसे ही वे कमरे में लौटे प्रिया को हल्की नींद आ गई। वह अब 4 महीने की गर्भवती थी और उसका पेट थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे गर्भ बड़ा होता गया और उसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती गई, प्रिया भी जल्दी थकने लगी। चरण को उस पर तरस आया। उसका कोट उतारने में मदद करने के बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर सो जाओ पत्नी। प्रिया हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया और धीरे से कहा, पति थोड़ी देर मेरे साथ लेट जाओ। चरण पिछले कुछ दिनों से इधर उधर भागने में व्यस्त था और उसने ये सब देखा और बहुत भावुक हो गया। वह वास्तव में प्रिया के परिवार को अपना मानता था। उसके प्रति प्रेम के कारण चरण डू परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ ईमानदारी से पेश आता था। ठीक है, चरण ने सिर हिलाया, अपने बाहरी कपड़े उतारे और प्रिया के बगल में लेट गया। उसने आदतन अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। सर्दियों के बीच में रजाई ठंडी थी, लेकिन चरण का शरीर बहुत गर्म था। प्रिया उसके खिलाफ झुक गई और चरण की कमर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उद्धरण चिन्ह, पति हम जियांग सिटी कब वापस जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा, क्योंकि उन्हें डू यानशु की शादी के लिए रुकना था। दोनों पहले से ही काफी समय से बीजिंग में थे। फिलहाल वे चरण द्वारा बनाए गए चिकित्सा उपकरण और यंत्र, साथ ही कुछ पारंपरिक चीनी दवाइयाँ, पश्चिमी दवाइयाँ, जैविक एजेंट और सांद्रकणिकाएं बना रहे थे। इसलिए डू यानशु की शादी में शामिल होने के बाद उन्हें जियांग शहर लौट जाना चाहिए। आखिरकार जियांग शहर में चरण के सामने कई मामले थे। कल या परसों, कोई बात नहीं, हम कल परिवार को बताने का कोई मौका ढूंढ लेंगे। चरण ने प्रिया के माथे को चूमा और धीरे से कहा, हम। प्रिया ने जवाब में सिर हिलाया। इस बार चरण उसके साथ डू परिवार में 1 महीने से ज्यादा समय तक रहा था और वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। कुछ देर बातें करने के बाद प्रिया को नींद का झोंका आया और उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में सो जाने के बाद चरण चुपचाप उठ गया। डू जेंगपिंग ने चरण से कुछ नए गीत और पटकथाएं लिखने को कहा था और चरण मान गया था, इसलिए वह बीजिंग छोड़ने से पहले गीत और पटकथाएं लिखना चाहता था। इससे उन्हें डाक से भेजने का झंझट भी नहीं होगा। वह बाहरी कमरे में मेज पर बैठा युजियान बुक स्टोर से कई क्लासिक पुराने गाने, फिल्में और स्क्रिप्ट ढूंढ निकाली और उनकी नकल करने लगा। डू जेंगपिंग ने बताया कि किंगटियन फिल्म एंड ऑडियो ने हाल ही में कई नए गाने रिलीज किए हैं जिनकी अच्छी बिक्री हो रही है। चरण को पता था कि क्या हो रहा है। ये गीत उसके प्रशिक्षु झांग जिनिंग ने जोंग चुचू के लिए लिखे थे। चरण ने खुद ये गीत सुने थे और उसे लगा कि झांग जिनिंग की रचना और गीत लेखन की क्षमता हाल ही में निखर कर आई है। उसका ये प्रशिक्षु निस्संदेह संगीत का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चरण को लगा कि भविष्य में झांग जिनिंग निश्चित रूप से संगीत जगत में एक महान ग्रैंड मास्टर बनेगी। जब तक प्रिया जागी, चरण कई गीत लिख चुका था और एक पटकथा पर काम कर रहा था। चरण को व्यस्त देखकर प्रिया ने उसे परेशान नहीं किया।
उसने अपनी डिज़ाइन स्केचबुक निकाली, चरण के बगल में बैठ गई और कपड़े डिज़ाइन करने लगी। पिछले 1 महीने में, हालांकि वह बीजिंग में ही रही थी, उसने सीखना और डिज़ाइन करना कभी नहीं छोड़ा। चरण के मार्गदर्शन में प्रिया ने कई कपड़ों की शैलियाँ डिज़ाइन की और उन्हें जियांग सिटी वापस भेज दिया। जियांग सिटी स्थित स्वीट हार्ट फैशन फैक्ट्री ने वसंत ऋतु के कपड़ों का औपचारिक उत्पादन शुरू कर दिया था। शाम 6 बजे तक व्यस्त रहने के बाद चरण ने गीत और पटकथाएं लिखनी समाप्त की और फिर प्रिया को डू परिवार के साथ रात के खाने के लिए मुख्य आंगन में ले गया। हमेशा की तुलना में आज खाने की मेज़ पर एक और गो किंचेंग मौजूद था। डू परिवार की आबादी फिर से बढ़ गई थी। डू परिवार में नई बहू के आने से सभी खुशी से झूम रहे थे, इसलिए चरण और प्रिया ने इस समय माहौल खराब न करने का फैसला किया। उन्होंने कल जियांग शहर लौटने का विचार रखने की योजना बनाई। रात के खाने के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे। किसी तरह बात दू यानलिन पर आ गई। अब जबकि प्रिया और दू यानशु दोनों शादीशुदा थे, सिर्फ दू यानलिन ही बचा था और स्वाभाविक रूप से उसी पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। चूंकि वह इस साल 28 साल का हो चुका था, वेन लिजुन थोड़ा चिंतित था। उसने दू यानलिन के लिए एक मैचमेकर ढूंढने का सुझाव दिया। दू यानलिन ने तुरंत मना कर दिया। माँ और पिताजी, आपको मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से ही एक लड़की पसंद है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसने सिर खुजलाते हुए कहा। कमरे में बाकी सभी लोग हैरान थे। सिर्फ चरण और प्रिया को ही कुछ अंदरूनी जानकारी पता थी और वे दोनों दू यानलिन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लड़की कहाँ की है? तुम उसे कब वापस लाओगे ताकि हम मिल सकें? वेन लिजुन ने जल्दी से जोर दिया। मैंने अभी तक उसके साथ डेटिंग शुरू भी नहीं की है, कोई जल्दी नहीं है। दू यानलिन असहाय लग रहा था। यह अभी भी होने में बहुत समय था। ली वानकिंग ठंडा और अलग थलग था, पूरी तरह से काम में डूबा हुआ। दू यानलिन ने ब्लूप्रिंट और नुस्खे देने के बहाने उससे कई बार संपर्क किया था, लेकिन वह उसे रात के खाने के लिए राजी नहीं कर पाया था। उनका मौजूदा रिश्ता अजनबियों से बस थोड़ा ही बेहतर था। जल्दी न करने का क्या मतलब है? इस साल तुम 28 साल के हो जाओगे। अगर जल्दी शादी नहीं की तो कुंवारे ही रह जाओगे। वेन लिजुन थोड़ा नाराज हुआ और जल्दी से सलाह दी, चूंकि तुम्हें एक लड़की पसंद है तो जल्दी करो। तुम मर्द हो, टालमटोल मत करो। ठीक है, मुझे पता है। दू यानलिन ने आह भरी और सिर हिलाया, वेन लिजुन से सहमति जताते हुए। अपने छोटे भाई की शादी होते देख वह बेचैन कैसे ना होता। लेकिन दिल के मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसे अभी भी नहीं पता था कि ली वानकिंग उसके बारे में क्या सोचती है। सभी लोग 8 बजे के बाद तक बैठक में रहे, फिर आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद चरण और प्रिया ने डू परिवार को बताया कि वे बीजिंग छोड़कर जियांग सिटी लौटना चाहते हैं। हालांकि वेन लिजुन और अन्य लोग अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि जब प्रिया की गर्भावस्था आगे बढ़ेगी तो उसके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना असुविधाजनक होगा। अगली बार सभी की मुलाकात शायद प्रिया के बच्चे के जन्म के समय होगी। दोपहर में चरण और प्रिया ने अपना सामान पैक किया। बीजिंग से जियांग सिटी तक ट्रेन से जाने में लगभग 10 घंटे लगते थे, इसलिए उन्होंने दोपहर में प्रस्थान करने की योजना बनाई। इस तरह वे ट्रेन में सो सकते थे और अगली सुबह जियांग सिटी पहुंच सकते थे। डू यानलिन, डू यानशु और गो किंचेंग ने चरण और प्रिया को बीजिंग ट्रेन स्टेशन पर छोड़ा। ट्रेन शाम 7:30 बजे थी। चरण ने प्रिया को ट्रेन में चढ़ने में मदद की। उसके बाद लू हुई और झांग कियान भी आए, जो अपने सूटकेस ले जा रहे थे। बड़े भाई, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, आपको वापस जाना चाहिए। प्रिया ट्रेन की खिड़की से बाहर झुकी और बाहर अपने परिवार की ओर हाथ हिलाया। तियान, चरण, घर पहुंचकर हमें फ़ोन करना याद रखना कि तुम सुरक्षित हो। डू यानशु ने ऊंची आवाज़ में निर्देश दिया। ठीक है, दूसरे भाई। उन्होंने कुछ पल बातें की, फिर ट्रेन चलने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। चरण ने ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए जल्दी से खिड़की बंद कर दी। रात बिना किसी घटना के बीत गई और अगली सुबह 6 बजे ट्रेन जियांग सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। जैसे ही चरण और बाकी लोग ट्रेन से उतरे, ठंड की एक लहर ने उन्हें जकड़ लिया। ट्रेन के तापमान की तुलना में बाहर का तापमान 10 डिग्री से भी कम था। शुक्र है, चरण ने दूरदर्शिता दिखाई। ट्रेन से उतरने से पहले उसने प्रिया को एक अतिरिक्त मोटा कोट, टोपी, स्कार्फ और दस्ताने पहना दिए थे। वह एक हट्टा कट्टा, मोटी चमड़ी वाला आदमी था और उसे ठंड से डर नहीं लगता था। लेकिन अगर उसकी गर्भवती पत्नी को सर्दी लग जाती तो यह एक बड़ी समस्या होती। ट्रेन से उतरने के बाद अभी भी हल्की रोशनी थी। चरण ने देखा कि रेलवे स्टेशन के बगल वाली नाश्ते की दुकान पहले से ही खुली हुई थी, इसलिए वह प्रिया, लू हुई और झांग कियान को वहां ले गया और पेट भरने के लिए कुछ नाश्ता करने की योजना बनाई। नाश्ते की दुकान में पहुंचकर चरण ने नाश्ते की एक पूरी मेज मंगवाई और वे खाने लगे। गर्मागर्म स्टीम्ड बंस, तले हुए आटे के स्टिक, सोया दूध और 8 खजाने वाला दलिया स्वादिष्ट और पौष्टिक थे। खाने के बाद सभी को गर्मी का एहसास हुआ।
लुहुई ने सड़क किनारे एक कार रोकी और वे लिकुन मशीनरी फैक्ट्री की ओर चल पड़े। पिछली बार जब वे आए थे तो उन्होंने चरण के पिकअप ट्रक को जियांग शहर तक चलाया था और उसे लिकुन मशीनरी फैक्ट्री में छोड़ दिया था। अब जब वे लौट रहे थे तो स्वाभाविक रूप से वे पहले लिकुन मशीनरी फैक्ट्री गए। इसके अलावा चरण लिकुन मशीनरी फैक्ट्री में हाल के घटनाक्रमों और बदलावों को भी समझना चाहते थे। हालांकि जब वे लिकुन मशीनरी फैक्ट्री पहुंचे तो सुबह का समय था, अभी 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन फैक्ट्री गेट के दोनों ओर की सड़कें पहले से ही कारों से भरी हुई थीं। कई लोग अपनी कारों से उतरकर फैक्ट्री गेट पर इकट्ठा हो रहे थे। चरण और उनका समूह लगभग अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे फैक्ट्री गेट के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने शिकायत की, आप क्यों जोर लगा रहे हैं? यहाँ हर कोई अंदर घूमने और सहयोग पर चर्चा करने के लिए इंतजार कर रहा है, क्या सिर्फ आप ही जल्दी में हैं? चरण ने इधर उधर देखा और कई लोगों को असंतुष्ट नज़रों से देखते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि लिकुन मशीनरी फैक्ट्री अब सचमुच प्रसिद्ध हो गई है। इतने सारे लोग इतनी सुबह फैक्ट्री के काम शुरू होने से पहले ही सहयोग पर चर्चा करने आ गए थे। वह हल्के से मुस्कुराए और जोर से बोले, सब लोग, मैं लिकुन मशीनरी फैक्ट्री का एक आंतरिक कर्मचारी हूँ, कृपया रास्ता दें। चरण के ये कहते कि आसपास के लोगों की नज़रें उन पर पड़ गईं, सभी को शक की नज़र से। हालांकि कुछ लोगों ने फिर भी उस पर विश्वास किया और उनके लिए रास्ता बना दिया। जब चरण और उसका समूह फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उसे देख लिया और जल्दी से फैक्ट्री का गेट खोल दिया, जिससे चरण अंदर आ गया। पीछे के लोगों ने देखा कि चरण और उसके समूह को अंदर जाने की अनुमति है और जल्दी से उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कृपया पहले पंक्ति में लगें, हमारी फैक्ट्री आपको जल्द ही प्राप्त करेगी। सुरक्षा गार्ड ने बाहर लोगों को जोर से चिल्लाया। चरण प्रिया, लुहुई और झांग कियांग को सीधे फैक्ट्री डायरेक्टर के कार्यालय में ले गया। ली लिकुन भी अभी अभी फैक्ट्री में पहुंचे थे। चरण और उनके समूह को देखकर उन्होंने तुरंत सभी को एक मुस्कुराहट के साथ बधाई दी। भाई ली, जब मैं अभी अंदर आया तो मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर देखा। वे सभी लोग विभिन्न स्थानों से आए। ली लिकुन ने हंसते हुए कहा, बात बस इतनी है कि हमारे कारखाने में आने वाले लोगों की संख्या सीमित है और हर दिन ऑर्डर लेने की क्षमता सीमित है, इसलिए इतने सारे लोग सुबह सुबह कतार में लग जाते हैं। ये सुनकर चारण को भी लिकुन मशीनरी कारखाने का वर्तमान प्रभाव महसूस हुआ। आखिरकार लिकुन मशीनरी कारखाना वर्तमान में चीन में सबसे उन्नत मशीनरी और उपकरण निर्माण कारखाने के रूप में उभरा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अगर उत्पादन का दबाव बहुत ज्यादा है तो भाई ली अन्य क्षेत्रों में शाखा कारखाने खोलने की योजना बना सकते हैं। मैं अभी आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। लिकुन मुस्कुराया। जियांग शहर के बगल में स्थित हुआंग शहर में उद्योग विकसित हो चुके हैं और इसे कांस्य का गृहनगर और इस्पात का पालना कहा जाता है। मैं जोऊ हैंग को वहां एक शाखा कारखाना विकसित करने के लिए भेजना चाहता हूं। चरण, आपकी क्या राय है? वाह, भाई ली ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया है। हुआंग शहर भविष्य में एक औद्योगिक रूप से विकसित शहर भी होगा और यह राज्य द्वारा नामित एक खुला तटीय शहर भी है। अगर लिकुन मशीनरी फैक्ट्री वहां अपनी मजबूत पकड़ बना ले तो बहुत सारा पैसा कमाना कोई समस्या नहीं होगी। लिकुन के साथ शाखा फैक्ट्री की योजना पर चर्चा करने के बाद चरण और प्रिया ने विदा ली और चले गए। लुहुई ने पिकअप ट्रक चलाया और चरण और बाकी लोगों को हुआंगान काउंटी की ओर ले गया। झांग कियान पैसेंजर सीट पर बैठा, जबकि चरण और प्रिया पीछे बैठे थे। सामान ट्रक के बेड पर रखा गया था। गाड़ी चलते हुए चरण ने चिंता से प्रिया से पूछा, पत्नी, क्या तुम्हें अब भी कार में उल्टी आती है? चूंकि वह 3 महीने से ज्यादा गर्भवती थी, प्रिया को अब ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी और गर्भावस्था के शुरुआती दिनों की तकलीफ भी गायब हो गई थी। अब वह आराम से खा पी सकती थी और सो सकती थी। चरण की बात सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। पिछली कुछ बार कार में सफर करने के मुकाबले अब काफी बेहतर लग रहा है। उसे नहीं पता था कि यह मानसिक था या नहीं, लेकिन अपने परिवार की कार में सफर करते हुए प्रिया को कार में उल्टी कम महसूस हुई। वाह, अगर तुम थकी हुई हो तो बस मेरे ऊपर लेट जाओ और थोड़ी देर आराम करो। चरण ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा। प्रिया आज्ञाकारी भाव से चरण की बाहों में झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद वे छोटे से आंगन में लौट आए। लुहुई बाहर निकला, मुख्य द्वार खोला और पिकअप ट्रक सीधे आंगन में बने कारपोर्ट में ले गया। 1 महीने से ज्यादा समय से घर से दूर होने के कारण आंगन कई मुरझाई हुई शाखाओं और सूखे पत्तों से ढका हुआ था और बगीचे की सब्जियां सूखकर जम गई थीं। चरण ने प्रिया को जगाया और उसे कार से बाहर निकलने में मदद की। हम घर पहुंच गए हैं। प्रिया ने आंखें मली और जाना पहचाना आंगन देखकर उसकी आंखों में एक खुशी का भाव उभर आया। हालांकि डू परिवार के साथ रहना भी बहुत सुखद था, लेकिन उसे अपने घर में ज्यादा सुकून महसूस हुआ। चरण ने अपने होंठ सिकुड़े और उसका हाथ थामकर मुख्य हॉल में प्रवेश किया।
कुछ समय से घर खाली होने के कारण कमरे में धूल की एक पतली परत जम गई थी। सब लोग बैठ गए और थोड़ा आराम किया, फिर सफाई करने लगे। दोपहर हो चुकी थी। ये देखकर चरण ने लू हुई से कुछ किराने का सामान खरीदने को कहा ताकि वे दोपहर का खाना बना सकें। रजाइयों को हवा देनी थी, घर और आंगन की सफाई करनी थी और रसोई और फ्रिज में रखी कई पुरानी सामग्री भी निकालनी थी। चरण के काम निपटाने के बाद लू हुई किराने का सामान लेकर लौट आए। ताज़ा सामग्री को फ्रिज में रखने और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद चरण ने दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। भोजन के बाद प्रिया ने बीजिंग में अपने परिवार को ये बताने के लिए फ़ोन किया कि वह और चरण सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। चरण ने झांग कियान को प्रिया के साथ घर पर रहने के लिए कहा, जबकि उसे और लू हुई को कुछ मामलों को संभालने के लिए बाहर जाना था। 1 महीने से अधिक समय तक घर से दूर रहने के बाद जियांग सिटी में कई काम करने थे। लू हुई ने कार चलाई। सबसे पहले चरण को छोटे से आंगन में ले गई जहां बच्चों का प्रशिक्षण होता था। नए साल से पहले लू हुई को बीजिंग में चरण का पीछा करना था। उस समय चरण ने किशोरों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक सेवानिवृत्त मार्शल आर्ट मास्टर को मोटी रकम देकर काम पर रखा था। अब 1 महीने से अधिक समय के बाद उसे भी आकर शिक्षण की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी। गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चरण ने लू हुई को दूर से कार रोकने के लिए कहा। दोपहर की धूप में उनके कोमल युवा चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। ये सभी भविष्य में चरण और प्रिया की रक्षा करने वाली शक्ति की रीढ़ बनेंगे। चरण ने कुछ देर चुपके से देखा और पाया कि वे सभी लंबे हो गए थे और उनके शरीर बहुत मजबूत हो गए थे। उसने जिस गुरु को काम पर रखा था, चेन गैंग, उस समय समूह के बीच था और बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं, मानो उसने चरण और लू हुई को झांकते हुए देख लिया हो। चेन गैंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिक गईं। ये देखकर कि यह चरण और लू हुई थे, उसकी आंखों में तुरंत खुशी की एक झलक दिखाई दी। श्री चरण, कैप्टन लू, आप यहाँ हैं। चाचा चेन। चरण मुस्कुराते हुए अंदर आया और प्रशंसा करते हुए बोला, लगता है सभी का प्रशिक्षण बहुत प्रभावी रहा है। अंकल चेन, आपने इस दौरान कड़ी मेहनत की है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, श्री चरण, आप बहुत दयालु हैं। चेन गैंग ने जल्दी से हाथ हिलाकर विनम्रता से कहा। चरण ने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए उसे अच्छी तनख्वाह दी थी। इसके अलावा यहाँ रहने की स्थितियाँ वास्तव में अच्छी थीं। हर भोजन में सफ़ेद चावल और मांस मिलता था, एक ऐसा जीवन जिसका आम लोग केवल सपना ही देख सकते थे। उसके साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर लू हुई को ऊपर जाकर किशोरों की प्रशिक्षण प्रगति का परीक्षण करने के लिए कहा। 20 से ज़्यादा किशोरों ने लू हुई को घेर लिया और लू हुई को भी लंबे समय से खोया हुआ दबाव महसूस हुआ। जब तक उसने अपने सभी विरोधियों को परास्त किया, लू हुई पसीने से तरबतर हो गई थी और जोर जोर से हाँफ रही थी। ठीक है, तुम छोटे बदमाशों, तुमने काफ़ी प्रगति कर ली है। शरीर पर पड़ने वाली ये छोटी छोटी मुट्ठियाँ भी काफ़ी दर्द कर रही थीं। इस समय लू हुई को अभी भी अपनी पसलियों और पीठ के निचले हिस्से में जलन महसूस हो रही थी। उसकी प्रशंसा सुनकर जमीन पर गिरे सभी किशोर उत्साहित हो गए और जल्दी से मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे युवा थे, उनकी हड्डियों की संरचना अच्छी थी और शरीर में लचीलापन भी अच्छा था। पिछली मुकाबले के दौरान लू हुई ने ज़्यादा जोर नहीं लगाया था, इसलिए किशोरों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। चरण किशोरों की प्रशंसा करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आया। सभी 28 किशोर चरण के प्रति बहुत सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। हालांकि प्रशिक्षण कठिन था, फिर भी यह भूखे रहने, ठंड में रहने और परिवार के सदस्यों की ठंडी निगाहों को सहने से कहीं बेहतर था। प्रशिक्षण के बाद उन्हें पढ़ना लिखना भी सीखना था। चरण ने चेन गैंग के साथ बातचीत की और बच्चों के लिए अगली प्रशिक्षण योजना तैयार की। उनके यूजियान बुक स्टोर में मार्शल आर्ट मास्टर्स को प्रशिक्षित करने के कई तरीके थे। चेन गैंग मूल रूप से एक मार्शल आर्ट मास्टर थे और अब बच्चों को सिखाना उनके लिए आसान था। हालांकि चरण द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण योजना सख्त थी, ये प्रगतिशील थी। योजना के अनुसार मास्टर्स का एक समूह निश्चित रूप से प्रशिक्षित होगा। कुछ देर छोटे आंगन में रहने के बाद चरण लू हुई के साथ चले गए। इसके बाद वे नए घर की जांच करने वाले थे। पिंगान रोड पहुंचने पर कार में बैठे चरण ने दूर एक शानदार बगीचा देखा। जब वह और लू हुई कार से बाहर निकले तो सामने से देखने पर मुख्य द्वार और भी भव्य दिखाई दिया और अंदर की इमारतें उत्कृष्ट रूप से गढ़ी हुई थीं। मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए चरण ने देखा कि कई इमारतों की मुख्य संरचनाएं पहले ही पूरी हो चुकी थीं। आंगन में चट्टानें, मंडप, तालाब, लंबे गलियारे, पत्थर के पुल, मेहराब, छतें और पत्थर की रेलिंग थीं। चरण प्रशंसा से विस्मित होकर चलते रहे। उनके डिज़ाइन किए गए चित्रों को एक वास्तविक परिदृश्य में बदलते देखना वाकई अद्भुत था। ये जानना ज़रूरी है कि यह बगीचा अभी शुरुआती दौर में ही बना था और इसकी आंतरिक सजावट अभी शुरू नहीं हुई थी। वह एक बार इधर उधर घूमा और आखिरकार पिछवाड़े के एक कोने में लियू होंगलिन को पाया। लियू होंगलिन उस समय डिज़ाइन के चित्र लिए हुए थे और कई इंजीनियरों को कुछ समझा रहे थे।
चरण को आते देख उन्होंने इंजीनियरों से काम पर वापस जाने को कहा। ओह छोटे किन, आखिरकार तुमने आने का फैसला कर ही लिया। लियू होंगलिन उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरे लोग जब घर बनाते हैं तो 24 घंटे उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन चरण, जब से इस बगीचे का निर्माण 2-3 महीने पहले शुरू हुआ है, वह कुल मिलाकर बस कुछ ही बार आया था। चरण ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी और समझाया, चाचा लियू कृपया मुझे चिढ़ाएं नहीं। क्या मैं अपनी पत्नी के साथ नए साल के लिए बीजिंग उसके परिवार के घर नहीं गया था? मैं आज जियांग सिटी लौटते ही यहाँ आ गया। तो आपको ये बगीचा कैसा लगा? लियू होंगलिन ने हंसते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, सजने के बाद यह और भी सुंदर हो जाएगा। चरण ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। आपकी विशेषज्ञता, जैसी की उम्मीद थी, असाधारण है। हा, किन बॉय, तुम अभी भी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए निर्माण कार्य की देखरेख में मेरी सारी मेहनत सार्थक है। लियू होंगलिन बहुत खुश होकर खिलखिलाकर हंसे। बगीचे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, अब आंतरिक सजावट का काम होगा। मैं बगीचे के हर दृश्य और हर वस्तु को खुद डिजाइन करूंगा। लियू होंगलिन ने कहा, शायद 2 महीने और लगेंगे और मैं इस चीनी शैली के बगीचे को पूरी तरह से तैयार कर पाऊंगा। चरण इस खबर से बहुत खुश हुए। अगले 2 महीनों में नया घर पूरी तरह से सज जाएगा। तब तक प्रिया केवल 6 महीने की गर्भवती होगी। नए घर को हवादार होने के लिए कुछ महीने का समय दिया जाए तो वे शायद बच्चे के जन्म से पहले नए घर में जा पाएंगे। चरण ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका नया घर जल्द ही बन जाएगा। उसने कहा, मैं बाद में आपके बैंक खाते में 1,50,000 और डाल दूंगा। यहाँ की मरम्मत की सामग्री, जैसे निर्माण सामग्री, बेहतरीन होनी चाहिए। अगर पैसे कम पड़ें तो मुझसे और मांग लेना। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फैक्ट्री, दिल्ली केमिकल फैक्ट्री और मशीनरी फैक्ट्री ने खूब तरक्की की है और खूब कमाई की है, इसलिए चरण को स्वाभाविक रूप से अच्छा हिस्सा मिला। इसके अलावा उसने गाने, पटकथाएं और उपन्यास लिखकर भी पैसे कमाए। अब जब उसके पास ज्यादा पैसे थे तो चरण को इतने प्रभावशाली लहजे में बात करते हुए जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। लियू होंगलिन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है। लियू होंगलिन से कुछ देर बात करने के बाद चरण और लू हुई उठे और चले गए। देर होते देख चरण छोटे से आंगन में लौटने की तैयारी करने लगा। घर वापस आकर चरण ने शरत और विक्रम को बुलाया और उन्हें एक मिलन समारोह और रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। शरत और विक्रम तुरंत मान गए। फोन रखने के बाद चरण रसोई में गया और रात का खाना बनाने लगा। शरत और विक्रम के आने तक उसने बर्तन बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया था। सभी ने खाना मेज पर लाने में मदद की और 8 अमर लोगों की मेज के चारों ओर बैठ गए। तियांगे, इस बार तुम बीजिंग में काफी देर तक रहे, अपनी भाभी के साथ उसके मायके गए थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शरत ने स्वादिष्ट व्यंजन खाए और भावुक होकर बोला। हाँ, तियांगे, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। कल तुम हमारे साथ हमारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने क्यों नहीं आते? कारों का पहला बैच पहले ही बनना शुरू हो चुका है। विक्रम भी जल्दी से बोला, ठीक है, मैं कल तुम दोनों के साथ देखने चलूंगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने के बाद से चरण के पास उसे देखने का समय नहीं था। वह ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक बड़ा शेयरधारक था, इसलिए उसे कारखाने की स्थिति को और समझने की जरूरत थी। जब सब लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, विक्रम ने अचानक चरण से पूछा, तियान जी, क्या तुमने हाल ही में जीनिंग से संपर्क किया है? मैं पिछले कुछ दिनों से उससे बात नहीं कर पाया हूँ। चरण ने उसका सवाल सुनकर एक पल सोचा और कहा, पिछली बार मैंने जीनिंग से चीनी नव वर्ष के दौरान संपर्क किया था। उसने मुझे नए साल की शुभकामना देने के लिए फ़ोन किया। उस समय उसने ये भी कहा कि वह नए साल के बाद व्यस्त रहेगी और थोड़ी देर बाद जियांग सिटी आने की योजना बना रही है। लेकिन मैंने उसे हाल ही में 2-3 बार फ़ोन किया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। चरण ने एक पल सोचा और कहा, पहले खाना खाते हैं। रात के खाने के बाद मैं उसे फ़ोन करके देखूंगा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया। रात के खाने के बाद चरण टेलीफोन के पास गया और झांग जिनिंग के घर का नंबर मिलाया। ये झांग जिनिंग की हाउसकीपर थी जिसने फ़ोन उठाया। ये सुनकर कि यह चरण है, हाउसकीपर ने चरण से कहा कि वह उसे फ़ोन करने जाए, तब तक वह प्रतीक्षा करे। थोड़ी देर बाद झांग जिनिंग की आवाज़ फ़ोन पर आई। मास्टर, आपको अचानक मुझे फ़ोन करने का ख्याल क्यों आया? वह तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतित है। चरण ने बिना कोई शब्द गनवाए सीधे स्थिति समझा दी। दूसरी तरफ झांग जिनिंग कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अचानक बोला, मास्टर, कृपया विक्रम तक एक संदेश पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं उससे संबंध तोड़ना चाहता हूं। उससे कहो कि अब मुझे फ़ोन न करे। चरण के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने विक्रम की ओर मुड़कर पूछा, क्या अपने मास्टर को कारण बताना उचित होगा?
झांग जिनिंग की आवाज़ फ़ोन पर आई, जिसमें थोड़ी उदासी थी। कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। चरण का दिल बैठ गया और उसने आह भरी, जीनिंग, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। बेहतर होगा कि तुम दोनों खुद ही सब कुछ स्पष्ट कर लो। ये इधर आओ। उसने विक्रम को बुलाया और उसे फ़ोन थमा दिया। जीनिंग को तुमसे कुछ कहना है। विक्रम ने खुशी से फ़ोन उठाया, उसकी आवाज़ खुशी से भरी हुई थी। जीनिंग, तुम इन दिनों क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो मैं बात क्यों नहीं कर पाए? मैं। दूसरी तरफ से झांग जिनिंग एक पल के लिए घबरा गई, फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? विक्रम की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फ़ोन पकड़े उसका हाथ अनायास ही कस गया। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, विक्रम। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। झांग जिनिंग ने अपनी बात दोहराई। विक्रम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, जीनिंग, तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं? क्या वजह है? क्या कोई तुम पर मेरे साथ न रहने का दबाव डाल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पार्टनर के लिए ज़रूरी शर्तों पर खरी उतरती हो। झांग जिनिंग की आवाज़ बहुत धीमी थी। जाने दो। मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरी सगाई किसी और से होने वाली है, नहीं। विक्रम अचानक चिल्लाया, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। चरण और बाकी लोगों ने चिंता से भरी निगाहों से देखा। जीनिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। तुम मुझे साफ पसंद करती हो। विक्रम ने एक एक शब्द कहा। मेरा इंतज़ार करो, मैं हाई सिटी जा रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और हम बात करेंगे। झांग जिनिंग के स्वर में चिंता और बेचैनी की झलक दिखाई दी। तुम मत आना। यहाँ स्थिति बहुत जटिल है, चाहे कुछ भी हो, मैं चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें किसी और से शादी करते नहीं देखूंगा। विक्रम ने झांग जिनिंग की बात बीच में ही रोक दी। उसका स्वर गंभीर था। जीनिंग, मेरा विश्वास करो, चाहे हमारे बीच कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मैं इस रिश्ते को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ झांग जिनिंग पहले से ही बेकाबू होकर रो रही थी। उसने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसकी आवाज़ में हल्की सी कड़क सुनकर विक्रम का दिल और भी दुख गया। उसने धीरे से कहा, जीनिंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन वो मेरे पिताजी ने मेरी शादी पहले ही तय कर दी है और वह आसानी से अपना फैसला नहीं बदलेंगे। झांग जिनिंग आखिरकार 20 साल से कम उम्र की एक जवान लड़की थी। इस वक्त विक्रम के कोमल शब्दों को सुनकर वह अपने दिल में लंबे समय से दबी हुई शिकायतों को बाहर निकाले बिना नहीं रह सकी। जैसे ही विक्रम ने यह सुना, उसे पता चल गया कि झांग जिनिंग भी इस तयशुदा शादी से नाखुश है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जीनिंग, चिंता मत करो, मैं हाई सिटी जाऊंगा। मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढूंगा और उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें। मेरा विश्वास करो, विक्रम बार बार कहता रहा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। तो मैं हाई सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। झांग जिनिंग की आवाज़ भर्रा गई और उसने धीरे से कहा, मैं कल निकल जाऊंगी। विक्रम ने झांग जिनिंग से बात खत्म की और कॉल खत्म कर दी। उसने फ़ोन रख दिया और अपने माथे का ठंडा पसीना हाथ से पोंछा। तियांगे, डोंग जी, मैं कल हाई सिटी जा रहा हूँ। उसने चरण और शरद को दृढ़ निश्चय भरी नज़रों से देखा। विक्रम और झांग जिनिंग की हाल की बातचीत से चरण और शरद को पहले ही अंदाज़ा हो गया था। जाओ, बहादुरी से अपनी खुशी का पीछा करो। शरद ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विक्रम की ओर उत्साहपूर्ण इशारा किया। चरण ने एक कदम आगे बढ़कर विक्रम से कहा, तुम हाई सिटी जा सकते हो, लेकिन तुम बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ सकते।